हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं नया सेशन, ठीक है। ओके 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 ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर कंसेप्ट क्लियर था बिल्कुल। लास्ट लेक्चर एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। आज एनसीईआरटी डिस्कशन भी साथ में पैरेलल लेके चलेंगे। एनसीईआरटी विद दोनों कंपाइल करते हुए चलेंगे। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, ठीक है, इसलिए 5 मिनट मुझे लग रहा है डिले हो गया, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन विद एनसीईआरटी। लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्लास का रिवीजन, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। आज इम्यूनिटी हमारी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कैंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम, ठीक है, अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, यानी कह सकते हो डिसऑर्डर वाला, ठीक है, बैक्टीरियल वायरल डिसीज होते क्या हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे और फाइनली एड्स एंड ड्रग्स पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस फॉलो किया है एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसको फॉलो करने वाले हैं बिल्कुल। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने बात की थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है क्योंकि मेमोरी बेस्ड होती है और लिम्फोसाइट, स्पेशली बी और टी लिम्फोसाइट बेस्ड होती है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखनी है। और तीसरी बात ध्यान रखनी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है, जो कि इंटरनल होती है, एक्सटर्नल, आप बोलोगे इंटरनल होती है, इंटरनल होती है, स्पेसिफिक होती है, ठीक है, एक्वायर्ड होती है, मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है। ये इसके स्पेसिफिक फीचर्स हो गए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमने इम्यून रिस्पांस बताए थे आपको, फर्स्ट एंड सेकंड इम्यून रिस्पांस, ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। मैंने बोला भी था जब फर्स्ट टाइम बॉडी एनकाउंटर करती है किसी एंटीजन को, फर्स्ट टाइम, ठीक है, समझना मेरी बात, इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, जिसके अंदर डायरेक्टली लिम्फोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर मेमोरी और प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होता है और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाते हैं, स्पेशली आईजी, ठीक है। तो आईजीएम पहले बनते हैं, आईजीजी बाद में बनते हैं, पर बहुत लो अमाउंट में बनते हैं क्योंकि प्राइमरी इम्यून रिस्पांस लो इंटेंसिटी का होता है, ठीक है, ठीक है। पर मेमोरी सेल बन जाते हैं जब सेम एंटीजन से बॉडी सेकंड टाइम एनकाउंटर करती है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, जो बेस्ड होता है मेमोरी सेल पर, क्योंकि मेमोरी सेल पहले बन चुके थे, ठीक है। इस केस में बूस्टिंग तरीके से आईजीजी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एकदम क्लियर था, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। फाइनली हमने बात की थी इसके अंदर भाई किस पर बेस्ड है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पर रिस्पांस बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। तो एंटीजन क्या होते हैं भाई, एंटीजन मैंने 4 पॉइंट बताए थे। फॉरिन फॉर बॉडी, बॉडी के लिए फॉरिन पार्टिकल होने चाहिए, अपने नहीं होने चाहिए, सेल्फ नहीं होने चाहिए, नॉन सेल्फ होने चाहिए। नंबर 2, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या इससे ज्यादा, बेहतरीन एंटीजन, ठीक है। नंबर 3, एंटीजेनेसिटी होनी चाहिए, साथ साथ में इम्यूनोजेनेसिटी भी होनी चाहिए। मींस क्या है एंटीजेनेसिटी एंड इम्यूनोजेनेसिटी का, मैंने बताया था एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एंटीजेनेसिटी, देन आफ्टर इंटरैक्शन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्मेशन, ठीक है, इम्यूनोजेनेसिटी, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर हैं तो बेटा तो वो परफेक्ट एंटीजन है, नहीं तो वो एंटीजन नहीं है। मैंने बताया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बेहतरीन एंटीजन होते हैं लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है। चलो एंटीजन क्लियर था। एंटीजन की बात हमने बताया था, एंटीबॉडी। फिर मैंने बोला भी था एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से इंटरैक्ट करता है, एपिटोप्स। एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से इंटरैक्ट करता है, पैराटोप्स। तो एक्चुअल में एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन नहीं होता, एक्चुअल में एपिटोप्स और पैराटोप्स का इंटरैक्शन होता है। एक एंटीजन की सरफेस पर कई टाइप के एपिटोप्स हो सकते हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी एक ही एंटीजन कई टाइप के एंटीबॉडी से इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ एपिटोप्स, ठीक है। तो एपिटोप्स क्लियर थे, पैराटोप्स क्लियर थे। अब एंटीबॉडी स्ट्रक्चर की हमने बात की थी। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 हैवी 2 लाइट। क्या लिखते हैं इसको, H2L2, ठीक है। H मतलब हैवी, L मतलब लाइट, एकदम क्लियर था। इसको हमने बताया था किस नेचर के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ये भी आपको याद रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई जो क्लासिफिकेशन हुआ है एंटीबॉडी का किसके बेस पर हुआ है, आप बोलोगे हैवी चेन के बेस पर, जो हैवी चेन होते हैं उनके बेस पर। और एंटीबॉडी में अगर हम भाई इनके पोल या इनके साइट या इनके
टर्मिनल एंड की बात करते हैं तो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन में दो टर्मिनल एंड होते हैं, एक एन टर्मिनस एक सी टर्मिनस। NH2 फ्री होगा एक तरफ, COOH। जहां एन टर्मिनस होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइड से, और सी टर्मिनस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइड है। जैसे बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे चिपके हुए हैं तो सी टर्मिनस से, जो फ्री एंड है एन टर्मिनस किससे बाइंड करेगा, एंटीजन से। तो एकदम क्लियर था, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमने बात की थी बेटा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में मैक्सिमम IgG, जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि गामा हैवी चेन होती है। IgG के बाद नंबर 2 पर आते हैं IgG, IgA। ए की अगर बात करते हैं अल्फा हैवी चेन होगी, ठीक है, 10 to 15% होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं IgM, म्यू हैवी चेन होगी। फिर IgD डेल्टा हैवी चेन होगी, और लास्ट में IgE सबसे मिनिमम लेस देन 1%, क्योंकि ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं IgE, क्योंकि एप्सिलॉन हैवी चेन होगी। तो एकदम क्लियर था। फिर इनकी प्रॉपर्टी भी बताए थे मैंने, एक एक करके सबकी प्रॉपर्टी। डाइसल्फाइड बॉन्ड मत भूल जाना, अगर हैवी चेन के बीच में बात करते हैं 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, हैवी और लाइट के बीच में बात करते हैं तो अगेन 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। टोटल 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जिससे ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चलो एकदम क्लियर था, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्लियर था। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने बात की थी IgG मैक्सिमम 80%। भाई स्ट्रक्चर मोनोवेलेंट, तो पैराटोप्स कितने होंगे, 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट होते हैं, इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। फाइनली हमने बात की थी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा को क्रॉस कौन करता है, IgG सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। पैराटोप्स या एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी होती हैं, 2 होते हैं। पैराटोप्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलो बेसिक क्लियर था। फाइनली किस टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं IgG, प्राइमरी या सेकेंडरी, ऑलवेज जी की बात करते हैं सेकेंडरी बूस्टिंग तरीके से, IgM प्राइमरी बहुत लो अमाउंट में, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर था। फाइनली हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, IgG के बाद IgA बाइवेलेंट जुड़े किससे होते हैं, जे चेन से, बॉडी के सीक्रेशन में मिलते हैं, क्योंकि इनके पास सीक्रेटरी पेप्टाइड होती है और किसी के पास नहीं होती, इन्हीं के पास होती है, इसीलिए सीक्रेशन में देखने को मिलते हैं। कोई पूछ ले कि भाई यही क्यों मिलते हैं और कोई क्यों नहीं मिलते, क्योंकि इनके पास सीक्रेटरी पेप्टाइड होती है, इसीलिए बॉडी सीक्रेशन में, लाइक मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसमें भी यही होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसके अलावा म्यूकस में, सलाइवा में, समझ रहे हो, यही देखने को मिलते हैं क्योंकि सिक्रेटरी नेचर के होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। चलो ठीक है, ये भी क्लियर था। IG का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया भाई, बाइवेलेंट है, मींस एंटीजन बाइंडिंग साइट्स 4, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इनको, पैराटोप्स। नंबर ऑफ पैराटोप्स 4, एकदम क्लियर था, एकदम कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। IgA के बाद हमने बताया था IgM, भाई पेंटावेलेंट होते हैं, लार्जेस्ट है भाई, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में इनका फॉर्मेशन होता है भाई। पेंटावेलेंट है तो जोड़ने के लिए जे चेन यहां पर भी होगी। और पैराटोप्स कितने होंगे, 1-2 नहीं, 10 पैराटोप्स हैं, क्योंकि 10 पैराटोप्स होंगे, 5 के जुड़ने से बन रहे हैं, 10 पैराटोप्स होंगे, ठीक है। तो एकदम क्लियर है, ठीक। कहां मिलते हैं भाई, IgM की मोस्टली बात की जाती है तो IgM भाई बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर भी मिलते हैं और सीरम में भी मिलते हैं। IgG स्पेशली सीरम में मिलते हैं, इंटरेक्शन करने में सबसे मेन इन्हीं का रोल होता है। IgA बॉडी सिक्रेशन में मिलते हैं। IgD स्पेशली बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर यही मिलते हैं, ठीक है, और कहीं नहीं मिलते, वहीं मिलते हैं। इसके अलावा भाई कैसे स्ट्रक्चर होता है भाई, डाइवेलेंट मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। पैराटोप्स कितने होते हैं, 2 होते हैं बस। कितने होते हैं, 1%, और लेस देन 1% IgE। एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल IgE, ठीक है। बाइवेलेंट स्ट्रक्चर, सॉरी मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर, यानी नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने हो गए, 2। बेसिक एकदम कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी दिमाग में सेट होंगे। अब हमने बात की थी इसके बाद भाई, एंटीबॉडी वाला पार्ट तो क्लियर था। अब हमने बात की थी इसके बाद कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या कह सकते हो हाँ, एक्टिव और पैसिव बताया था मैंने। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, बस मैंने बताया था, ऐसे याद रखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जहां पर एनर्जी यूज होती है एक्टिव, विदाउट एनर्जी पैसिव। बॉडी को अगर कुछ बनाना पड़ेगा, एक्टिव, बिना बनाए बने हुए मिल जाए, पैसिव। यानी अगर एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना पड़ता है बॉडी को नेचुरल इन्फेक्शन के इंडक्शन से, या कह सकते हो वैक्सीन के इंडक्शन से, दोनों ही केस में बॉडी को एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। यानी बॉडी को आप इन्फेक्शन से इंड्यूस करो या वैक्सीन से इंड्यूस करो, एंटीबॉडी फॉर्मेशन बॉडी करेगी, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसे प्रिपेयर्ड, बाहर लैब में, बिकर में, लैब में आपने क्या किए, एंटीबॉडी फॉर्मेशन किया, उठा करके बॉडी में इंजेक्ट कर दो, ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। हाँ, ये भी नेचुरल भी हो सकता है, जैसे मदर से फीटस को मिल रहा है, फीटस को तो बनाने नहीं पड़े, नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन, आप समझ गए होगे। या मदर से फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम के थ्रू न्यूबॉर्न बेबी को मिल रहा है, अगेन ठीक है,
समझ गए होगे, यानी पैसिव इम्यूनाइजेशन बट नेचुरल। ऐसे ही मैंने बताया था भाई एक्टिव और पैसिव, जिसमें पैसिव का मतलब है प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी बॉडी को होस्ट को प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहां पर बॉडी या होस्ट को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने पड़ते हैं एक्टिव में। नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों केस में होता है। जितने भी इंफेक्शन होते हैं सारे के सारे नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन, नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ऑल नेचुरल इन्फेक्शंस। वैक्सीनेशन ध्यान रखना है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्योंकि बना रहे हो लैब में, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, वही मदर से फीटस को मिल रहा है नेचुरल मिल रहा है, या मदर से न्यू बॉर्न बेबी को मिल रहा है नेचुरल मिल रहा है, नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन एंटीबॉडी, ठीक है। और अगर आप जैसे स्नेक बाइट का केस हो या टिटेनस का केस हो, ठीक है, आप मार्केट में प्रिपेयर्ड पहले से एंटीबॉडी आते हैं, उनको आप बॉडी में इंजेक्ट करते हो, ठीक है। आप समझ गए, ATS एंटी टिटेनस सीरम, उसमें भी एंटीबॉडी होते हैं, और एंटी वेनम लगवाते हो उसमें भी एंटीबॉडी होते हैं। प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी बॉडी में इंजेक्ट करते हो, पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ही बताया था मैंने। एक्टिव एक्चुअल में प्रोफाइलैक्सिस यानी प्रिकॉशन के लिए होता है, यानी प्रिवेंशन, भाई हो ना जाए डिसऑर्डर, तो पहले आप क्या करोगे, वैक्सीनेशन करोगे, और हो गया तब पैसिव इम्यूनाइजेशन ही प्रोटेक्ट कर सकता है। फास्ट एक्टिंग होता है प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, वहां तो एंटीबॉडी बनने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तब तक तो खेल खत्म हो जाएगा। अब यहां प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी दे दोगे तो आप बच जाओगे, यानी प्रोटेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आप पैसिव इम्यूनाइजेशन यूज करते हो, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप एक्टिव इम्यूनाइजेशन यूज करते हो। तो एक्टिव और पैसिव में मुझे लगता है एकदम दिमाग में छप गया होगा यार, ठीक है, छपा या नहीं, एकदम दिमाग में एकदम ना, कहते हैं अब तुम ही लोग लिखते हो सर, ठीक है, एकदम फिक्स हो गया ब्रेन के अंदर। अब बताओ फिक्स हुआ या नहीं हुआ बेटा? हम आपको शेड्यूल मिल गया होगा ना, सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, आप टेंशन क्यों कर रहे हो? आपका पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक वे में अकॉर्डिंग टू जो न्यू पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। जो न्यू पैटर्न है आप टेंशन मत करो, बिल्कुल आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हो गई, शायद इसके बाद एवोल्यूशन होगा, जो भी पैटर्न में लिखा होगा देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जो आपके मतलब बोर्ड में जो आना है, जो स्कूल का पैटर्न बना है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं, एक एक चीज पर कमांड करते हुए। एवोल्यूशन की तो टेंशन ही मत करो यार, मास्टरी करा दूंगा एवोल्यूशन पर, ठीक है, मतलब एवोल्यूशन में तुम्हें डुबोऊंगा, ठीक है, एक एक कहानी कंसेप्ट को लेते हुए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम भी कहोगे मजा आ गया, ठीक है। हाँ, यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन स्टार्ट करने से पहले ये बता दो, यहां तक दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं, या कोहिनूर क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है, जो भी तुम समझो, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से एकदम क्लियर कट होना चाहिए। कोई भी डाउट हो अब यहां डिस्कस कर सकते हो। सीरम इंजेक्शन क्या पूछा इसने? सीरम इंजेक्शन को ब्लड एक्सेप्ट कर लेगा। अरे सीरम का मतलब होता है, ठीक है भाई, सीरम क्या है, ठीक है, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी का मतलब होता है, ठीक है। सीरम का मतलब उसमें प्रोटीन नहीं होते, ओनली एंटीबॉडी होते हैं, और एंटीबॉडी लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और लो मॉलिक्यूलर वेट की चीजों को आप बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हो, वो एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करेगी, बताया था मैंने आपको, ठीक है। चलो ठीक है, राहुल साहब ने पूछा है, राहुल साहब समझ में आ गया होगा। डायमंड क्लियर, ओके ओके सर, टेस्ट का सिलेबस नहीं मिल रहा। अरे टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, जो पढ़ा रहे हैं वही होगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आपका, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नहीं आएगा अभी टेस्ट में, बायोटेक्नोलॉजी आएगा, ठीक है। दोनों चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। बॉटनी में शायद सर ने दिया होगा, वो क्या नाम है, पहला वाला चैप्टर था ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो आएगा, ठीक है। और मैंने बायोटेक कंप्लीट करा दी है, बहुत अच्छी तरीके से करा दी है, टेस्ट को उड़ा के आने वाले हो खतरनाक तरीके से, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नेक्स्ट वाले टेस्ट में आएगा। चलो एकदम क्लियर है। PW पाठशाला ओपी, बिल्कुल बेटा ओपी, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। चलो एवोल्यूशन कैंसिल्ड, कैंसिल्ड नहीं है एवोल्यूशन, नीट में भी है एवोल्यूशन, ध्यान रखना, पर ऑप्शनल में है, ध्यान रखना, एवोल्यूशन कैंसिल नहीं हुआ, वो ऑप्शनल में रखा है। इवोल्यूशन को छोड़ दो तो कुछ जो इनिशियल टॉपिक हैं वो कंपलसरी हैं, इवोल्यूशन ऑप्शनल में है, ठीक है। नीट के सिलेबस में भी है पर ऑप्शनल में है, ठीक है। मतलब चॉइस अगर लेनी है तो आप इवोल्यूशन, भाई इवोल्यूशन करोगे तभी चॉइस में आप जा पाओगे, नहीं चॉइस नहीं मिल पाएगी आपको नीट के अंदर, और वहां भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए
अच्छा वहां बोर्ड में हो सकता है कैंसिल हो, बट नीट में ऑप्शनल में है, ध्यान रखना, नीट के अंदर कैंसिल मत कर देना। फोटो कॉपी हो गई, बिल्कुल। किस चीज की फोटो कॉपी हो गई, पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम पायल, क्या बोल रही हो? फोटो कॉपी हो गई सर, बोर्ड के टाइम कैसे हो गए क्लास? अरे सब हो जाएंगे, टेंशन मत करो, बोर्ड के टाइम हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे आपको, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है। साहिन का आज बर्थडे है भाई, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ओके, गोल्ड क्रिस्टल हो चुका है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं आया सर प्लीज। अरे चलो समझ गया मैं, तुम कहां दुखी हो रहे हो। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने उन बच्चों के लिए बताया था तो थोड़ा सा अप, ठीक है? अब सुन लो, एनसीईआरटी वाला मैंने करा दिया, अब टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड भी सुन लो, ठीक है? टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है? मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बी लिम्फोसाइट बेस्ड हो सकती है, टी लिम्फोसाइट बेस्ड हो सकती है। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, ये एडिशनल पॉइंट था, एडिशनल का मतलब है जो बच्चे चाहते हैं जानना, सिर्फ उनके लिए, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है? नहीं तो समझना मेरी बात, जो चाहते हैं जानना, कंसेप्चुअल कंसेप्ट पकड़ना चाहते हैं उनके लिए। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं बेटा, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, प्लाज्मा और मेमोरी। बोथ आर बी लिम्फोसाइट, अलग अलग नहीं होते, बच्चे कंफ्यूज और प्लाज्मा सेल अलग होते हैं, मेमोरी अलग होते हैं। अरे भैया बोथ आर बी लिम्फोसाइट, एक एक्टिव होते हैं, एक इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव जो करंटली एंटीबॉडी बनाएंगे प्लाज्मा सेल, जो फ्यूचर में एंटीबॉडी बनाएंगे एंटीजन के इंटरेक्शन के बाद, सेकंड इंटरेक्शन जब होगा सेकंड टाइम, ठीक है, तो उसको हम मेमोरी सेल बोल देते हैं। बट बोथ आर प्लाज्मा सेल, बोथ आर बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बना करके बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं, फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी, मतलब हीमोरल, हीमोरल मतलब बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी, हीमोरल मतलब ही होता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है? तो समझ में आएगा बी लिम्फोसाइट बेस्ड या हीमोरल इम्यूनिटी। अब टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी, अब टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले पता होना चाहिए टी लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। हेल्पर टी सेल जो कंट्रोल करते हैं पूरे इम्यून सिस्टम को, किलर टी सेल जो वायरस इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल, और कैंसर यानी अनकंट्रोल ग्रोथ वाले ह्यूमन सेल को किल करने का काम करते हैं, ठीक है? इसके अलावा सप्रेसर, मान लो ये किलर सेल हाइपर हो गए तो अपने ही नॉर्मल सेल को मारना चालू कर देंगे, तो उनको सप्रेस करना भी रिक्वायर्ड है। तो टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी तो बी के पास भी है, टी के पास भी है फ्यूचर के लिए। तो 4 टाइप के टी सेल थे। अब मैंने बताया था भाई टी लिम्फोसाइट बेस्ड जो इम्यूनिटी होती है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है? एक नाम और दिया था उसको हमने, ठीक है? या टी लिम्फोसाइट बेस्ड हो गया, सेल मीडिएटेड हो गया, ठीक है? हाँ, 2 ही नाम दिए थे। अब हम इसके अंदर बात करते तो मिली होता क्या है, इसके अंदर 2 पाथवे होते हैं, एक एक्सोजीनस पाथवे यानी बाहर से, एक्सोजीनस बाहर से कोई प्रोटीन एंटर कर रहा है, एक एंडोजीनस पाथवे प्रोटीन अंदर ही बन रहा है, यानी वायरस का इंफेक्शन होगा तब अंदर बनेगा, ठीक है? एक्सोजीनस पाथवे से अगर प्रोटीन एंटर करता है तो उसको सेल की सरफेस, स्पेशली मैक्रोफेज सेल की सरफेस, क्योंकि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं जो एंटीजन को पकड़ के और सरफेस पर रिप्रेजेंट करते हैं, भाई आ गया एंटीजन, कौन इसको मारेगा, ठीक है? तो अगर MHC2 उसको रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस पर, MHC2 मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं तो समझ लेना, ठीक है? क्योंकि MHC2 से सिर्फ और सिर्फ हेल्पर टी सेल बाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्पर टी सेल के पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, वो MHC2 के पास 4 क्लस्टर होते हैं। CD मतलब क्लस्टर डिफरेंशिएटेड, CD4 4 क्लस्टर को डिफरेंशिएट करने वाले मॉलिक्यूल 4 क्लस्टर से बाइंड करते हैं, एक्टिव हो गए और तुरंत हेल्पर टी सेल और उन एंटीजन की बाइंडिंग हो जाएगी। बाइंडिंग होती है, हेल्पर टी सेल एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होते ही वो समझ लो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन, जो बी लिम्फोसाइट को भी सिग्नल भेजते हैं, मैक्रोफेज को भी सिग्नल भेजते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, और नेचुरल किलर सेल को भी सिग्नल भेज सकते हैं और टी लिम्फोसाइट को भी भेज सकते हैं, पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। यानी टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? ये तो क्या एक्सोजीनस पाथवे। एंडोजीनस पाथवे, मान लो वायरस का इंफेक्शन या किसी भी तरीके से इंटरनल क्या हो रही है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, वो वायरस के इंफेक्शन के केस में होगा। अंदर प्रोटीन बनेगी तो उस प्रोटीन को सरफेस पर रिप्रेजेंट कौन करेगा? MHC फर्स्ट, मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी फर्स्ट, ध्यान रखना। और फर्स्ट की सरफेस पर कितने क्लस्टर होते हैं? 8 क्लस्टर होते हैं फर्स्ट की सरफेस पर। तो उसको डायग्नोस कौन करेगा? CD8 मॉलिक्यूल। किसके पास होते हैं CD8 मॉलिक्यूल? समझ जा रहा? टी किलर सेल या टी
सेल के पास होते हैं। यही टी सेल आते हैं और CD, क्योंकि उनका CD8 होते हैं, CD8 तुरंत MSC फर्स्ट से बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करते ही अगेन इनका डिवीजन हो जाएगा, 2 सेल के अंदर एक मेमोरी होंगे और एक तुरंत एक्टिवेटेड किलर सेल होंगे। जो एक्टिवेटेड किलर सेल होते हैं वो अपने ही जो कैंसर सेल हैं उनको या वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं उनके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या रिलीज करके? एक प्रोटीन रिलीज करते हैं उनकी सरफेस पर परफोरिन, जो बम्बार्टमेंट करती है और उनमें होल जनरेट करके उन सेल्स को खत्म कर देती है। तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सेल आपकी बॉडी में है तो कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और भाई इम्यून सेल्स को मेंटेन करने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी समझ गए ना मेरी बात, आपकी डाइट में होनी चाहिए। हल्दी तो होनी ही चाहिए। दूध में हल्दी को गर्म करके पीना स्टार्ट करो। ये मैं नहीं बोलता, ठीक है, ये हमारा पुराना, समझ रहे हो, पुराना लिटरेचर बोलता है और इसको दुनिया फॉलो कर रही है। अब ध्यान रखना, जब से कैंसर डोमिनेंट हुआ है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ठीक है, इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि इसको तो आप, ये तो मैं शायद मैं भी 8 साल से बच्चों को बोल रहा हूं, ठीक है। बच्चे जानते भी होंगे, पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं कि जहां जहां मैंने पढ़ाया यही बोला, इसको यूज करो हर जगह। अगर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, और अब कोरोना आ गया, अब तो समझना ही है भाई, बूस्ट तो करना ही है। गिलोय हर घर में होनी चाहिए, ठीक है। गिलोय का एक छोटा सा प्लांट आता है, कहीं भी आप गमले में लगा दोगे वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी बार को अपनी चाय में सब जगह यूज करो, इम्यून सिस्टम बूस्टर। नहीं तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं इसके, ठीक है, छोटे छोटे कह सकते हो बाबा रामदेव हुए टाइप से जितने भी होते हैं, बहुत सारे मेडिकल शॉप हैं या जो भी आयुर्वेदिक शॉप है वो सब रखते हैं, ठीक है। गिलोय अब तो भाई गवर्नमेंट ने इसको भी, समझ रहे हो, नेशनल ड्रग की तरह इसको लॉन्च कर दिया है, क्योंकि इसके बेनिफिट, खतरनाक बेनिफिट है, इम्यून सिस्टम बूस्टर। और जरूरत है भाई, इस जमाने में इम्यून सिस्टम बूस्टिंग की जरूरत है। और इम्यून सिस्टम बूस्टिंग के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी तभी होगा बूस्टिंग जब आप फिजिकली एक्टिव रहोगे। डिप्रेशन, फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आप समझ लो कॉर्टिसोल का लेवल डाउन रहेगा, आप हंसते खेलते रहोगे। और फिजिकली एक्टिव नहीं रहोगे ना, आप घर में बैठ के हर समय रहोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी घट जाएगी, आप समझ रहे, कोरोना जैसी भयानक बीमारी और कैंसर जैसी चीजों से, समझ रहे हो ना मेरी बात, अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है फिजिकली एक्टिव रहो। डोपामाइन, कॉर्टिसोल अपने आप डाउन रहेगा, और जब एक्टिव रहोगे तो नो डाउट ब्रेन आपका बेहतरीन काम करेगा और इम्यून सिस्टम बेहतरीन होगा और आपकी हर परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी। तो अब समझ में आया। इसको मैंने समराइज भी किया था। क्या किया था कि अगर हम टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, CMI की, तो उसमें 2 एक्सो एंडो। एक्सो के अंदर बताया था मैंने क्या भाई, एक्सो में कौन रिप्रेजेंट करता है? MSC2। एंडो में MSC1। MSC2 से कौन बाइंड करेगा? क्योंकि MSC2 की सरफेस पर 4 क्लस्टर होते हैं, तो कौन बाइंड करेगा? CD4। किसके पास होते हैं? हेल्पर टी सेल। MSC1 से कौन बाइंड करेगा? CD8, क्योंकि MSC1 की सरफेस पर कितने क्लस्टर होते हैं? 8, ठीक है। तो CD8 किसके पास होते हैं? किलर टी सेल के पास होते हैं। ये कंप्लीट समरी है, किसी भी स्टैंडर्ड का पेपर आए आप छोड़ के नहीं आओगे। NCERT तो लाइन टू लाइन दिमाग में छापूंगा, पर अगर बियॉन्ड पेपर जाने की कोशिश करेगा तो उसकी भी मास्टरी होगी आपके पास, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तभी तो जो जरूरी है वो तो मैं रिवीजन करा देता हूं, पर आपने कहा इसलिए मैं दोबारा फिर भी करा दिया, एक बार करा दिया। अब तो खुश, अब तो तुम्हारे आंसू नहीं बहने चाहिए। अभी तुम जो रो रो के दिखा रहे थे सर रह गया, कौन था बेटा? नाम भी तो तुम अपने अटपटे बना लेते हो। चलो खैर ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा एकदम? ओके 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 ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आयुष तिवारी बोल रहे हैं सर मैं रोज हल्दी का दूध लेता हूं। बेटा ऐसा रहोगे ना तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा, ध्यान रखना, कोरोना आपको टच भी नहीं कर पाएगा। जो भी बच्चे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखते हैं बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के लिए इम्यून सिस्टम बूस्ट करना भी जरूरी है। आज का टारगेट है वैक्सीनेशन, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, और इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ये 4 खत्म होती चैप्टर फिनिश। इसके बाद हम एनसीईआरटी लेने वाले हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। मतलब कहानी का मतलब कहानी नहीं है,
वो कहानी तो ऑफलाइन में चलती है, क्योंकि उसमें कहानी में मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट किया था, कुछ चीज़ें जोड़ी भी थी, ठीक है। अब ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, नहीं तो बच्चे इतने शैतान है, वो वीडियो को कट करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए बस ये शैतानी की वजह से कुछ चीज़ें मुझे, ठीक है, अब कम करने पड़ रही हैं। मैं जानता ही, तो मैंने देखा यूट्यूब पे एक दिन, तो पता नहीं क्या क्या कट करके बच्चों ने डाल रखा है। चलो खैर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब सीधे मैं बता रहा हूं कि एडवर्ड जेनर, एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, ठीक है। उन्होंने, यानी कह सकते हो वहां से वैक्सीनेशन डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो पहले तो पता नहीं वैक्सीनेशन है क्या, ठीक है भाई। भाई पहले सुनाता ही हूं, ठीक है, स्टार्टिंग सुनाई देता हूं, ठीक है। तो एक्चुअल में एडवर्ड जेनर की कहानी है, ठीक है, बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है, 1800 के आसपास की, ठीक है। उस समय एडवर्ड जेनर थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे, एक सिंपल पर्सन थे, ठीक है। तो एक्चुअल में एक, या जो मैंने कुछ साइंटिफिकली तो नहीं, एक अलग लिटरेचर में कहीं सुना हुआ है कि वो गायों को देखते थे, गाय जो तबेले होते थे वहां, तो अक्सर कर वहां, भाई उस समय एक रोग था, जैसे समझना मेरे, ऐसे काउ पॉक्स, जैसे हमारा ह्यूमन में होता है स्मॉल पॉक्स, ऐसे काउ में काउ पॉक्स था। पर काउपॉक्स इतना डेंजरस नहीं था, बट हाँ वो जानते थे भाई गायों को एक बीमारी होती है, ठीक है। वो बीमारी कुछ कुछ ह्यूमन को होने वाली स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी थी, और उस स्मॉल पॉक्स से हर कोई डरता था। भाई स्मॉल पॉक्स में पूरी बॉडी पर स्पॉट पड़ जाते थे, ठीक है, और इतनी आसानी से वो जाते भी नहीं थे, अगर थोड़ा लेट एज में हो जाते हैं, तो हर कोई बहुत डरता था, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, और बड़े लेवल पर, एपिडेमिक लेवल पर उसका स्प्रेडिंग भी हुई थी, मतलब समझ रहे ना मेरी बात, हर कोई डरता था, और लाइफ में जो होती थी, ठीक है, उस समय वैक्सीनेशन थी नहीं। और अगर सोचो कि सुंदर सा चेहरा, सुंदर सुंदर बच्चे हों किसी के, ठीक है, उस पर भी स्पॉट आ जाए, तो भाई किसको अच्छा लगेगा। तो इस बीमारी से, क्योंकि सुंदरता ही बिगड़ जाती थी, ठीक है, हर कोई टेंशन में था, सोचता था इसके बारे में कुछ ना कुछ करे। तो भाई सारी रिसर्च कैसे हुई, एक्सीडेंटल हुई, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर जो एक तबेले में काम करते थे, या जो भी था, ठीक है, थोड़ी बहुत मैं एडिशनल चीजें जोड़ूंगा, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 100% वो चीज दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं, ठीक है। एडवर्ड जेनर तबेले में काम करते थे, गायों को उस समय एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, काउ पॉक्स, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, काउ पॉक्स उनको नहीं पता था, उनको ये लगा कि यार इसके गांव के अंदर काउ पॉक्स होता है, पर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो एक्सीडेंटली उन्होंने उस काउ पॉक्स जो हो रखा था काउ को, उससे कुछ निकाला, और किसी दूसरे, समझना एक्सपेरिमेंटली, एक हेड एंड ट्रायल, या समझ लो जो भी एक्सपेरिमेंटल इन्होंने किया, ठीक है, जो भी था अटपटा जो उन्होंने दे रखा है, पूरे लिटरेचर पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको, हंसी आएगी, लोटपोट भी हो जाओगे, पर यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा उसको मैं, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों पर ट्रायल करते थे, पकड़े भी गए, बहुत सारी चीजें थी, इनकी कहानी दे रखी है लंबी चौड़ी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो जिस पर लगाते थे उसको वो स्मॉल पॉक्स नहीं होते थे, ये उन्होंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, पर अब ये नहीं समझ पाते थे वो, यार काउ पॉक्स जिस काउ को हो रखा है, उससे मैंने उठाया कुछ मटेरियल उसकी बॉडी से निकाल करके किसी दूसरे ह्यूमन में एंटर कर दिया, तो ह्यूमन प्रोटेक्टेड हो गया स्मॉल पॉक्स से। ये आप जब पढ़ोगे मेडिकल में तो समझोगे, कभी कभी दो अलग अलग पैथोजन होते हैं, उनके एंटीजन क्रॉस रिएक्टिविटी दिखा देते हैं, ठीक है, यानी एक एंटीजन जो एंटीबॉडी बनाता है, वो एंटीबॉडी दूसरे टाइप के पैथोजन से प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, यानी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखा देते हैं, इसको क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं, जो मेडिकल में आप पढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में आ जाएगा। ये एक एक्सीडेंट था, जैसे मेंडल के केस में भी, पी प्लांट के केस में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट का मतलब है रैंडमली जो उनको रिजल्ट मिले थे, ठीक है, वो पता ही किस कारण से मिले थे। ऐसे ही यहां पर भी हुआ, एक एक्सीडेंट था कि उन्होंने काउ पॉक्स से कुछ मटेरियल निकाला, उठा करके उन्होंने ह्यूमन में एंटर करा दिया। मतलब समझ में आ गया, काउ पॉक्स से निकाला हुआ वो क्या था भाई, काउ पॉक्स का एंटीजन था, उस एंटीजन को जो ह्यूमन में एंटर करेंगे तो क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडी। काउ पॉक्स ह्यूमन में स्मॉल पॉक्स तो नहीं करेगा, स्मॉल पॉक्स अलग होता है, और काउ पॉक्स का ह्यूमन में इतना इन्फेक्शन भी नहीं होगा, पर एंटीजन एंटर करा दिए। एंटीजन एंटर कराने से क्या बन गया, बॉडी के अंदर मेमोरी और एंटीबॉडी बन गई, ठीक है, जिससे फ्यूचर में जब उसके अंदर स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन होगा तो बॉडी में पहले से एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बने थे, यानी उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होंगे, उसका बॉडी पहले से इम्यूनाइज होगी। वो ये नहीं समझ पाई हो क्या रहा है, मुझे समझ में आ गया कि अगर काउ पॉक्स, समझ में आ गया गायों को जो बीमारी होती है, अगर उस बीमार गाय के, ठीक है, बॉडी सैंपल को, थोड़ा जो भी मटेरियल था उस मटेरियल को अगर मैं ह्यूमन में इंजेक्ट कर देता हूं तो ह्यूमन के अंदर वो बीमारी नहीं होती, कुछ ऐसा कंसेप्ट उन्होंने बना लिया था, ठीक है। पर काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का रिलेशनशिप उनको नहीं पता था, बस उन्होंने तो समझा कि ह्यूमन के अंदर जो बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स, वो उसको नहीं होंगे। समझा मेरी बात, ये एक हिडन ट्रायल था जो सब जगह दे रखा है एडवर्ड जेनर की कहानी के अंदर, थोड़ा लंबी चौड़ी कहानी भी दे रखी है, पर वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया
तो अब यहां से तो कहानी स्टार्ट हुई थी इम्यूनाइजेशन पर, उनको वैक्सीनेशन के बारे में नहीं पता था, पर इतना समझ में आ गया था यार बॉडी इम्यूनाइज हो गई, बॉडी में कुछ एंटर किया जिसकी वजह से अब वो बॉडी, बाद में लुईस पाश्चर तो आप जानते ही हो, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और मतलब इनकी भी बहुत तगड़ी कहानी है, ठीक है। आप एमबीबीएस में पढ़ना, सारी कहानी मिलेंगी, हर साइंटिस्ट का बैकग्राउंड जरूर पढ़ना, ठीक है, तब मजा आता है कि आखिर वो इतना महान क्यों हुआ, उसने क्या किया, आखिर क्या था। लुईस पाश्चर की भी अपनी पूरी कहानी है, एडवर्ड जेनर की पूरी कहानी है, तो सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं बहुत तगड़ी तगड़ी, जो आपको मतलब मजेदार, पर अभी हम टॉपिक से हट जाएंगे, ठीक है, वो कहानी में ही आधा घंटा चला जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लुईस पाश्चर ने इसको प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटल किया और वैक्सीन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो उन्होंने उस समय बहुत टाइप की वैक्सीन बनाई, ठीक है, रेवीज वैक्सीन भी लुईस पाश्चर ने, रेवीज की वैक्सीन भी लुईस पाश्चर ने बनाई थी, पर एक्चुअल में वैक्सीनेशन टर्म जब आता है तो लुईस पाश्चर का नाम आता है, पर डिस्कवरी टर्म आएगा तो एडवर्ड जेनर, ठीक है। भाई काम तो उन्होंने किया, उन्होंने इतना पता लगा लिया कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो ह्यूमन को इम्यूनाइज कर देता है, समझ में आ गया। तो वो क्या था, अब मैं समझाता हूं वो पूरी कहानी। बेसिकली वैक्सीन होते क्या है, मानो जी ह्यूमन है, ठीक है, ये बेसिक तो बता भी चुका हूं आपको मैं। अब तरीका क्या है समझो, हमें इस बॉडी को आइडेंटिफाई कराना है एंटीजन से, ठीक है। अब दो तरीके हो सकते हैं भाई, एंटीजन, एंटीजन को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या तो किल्ड हो, यानी एक ऐसा एंटीजन जो है तो किल्ड, ठीक है, पर इसकी सरफेस, मतलब वायरस जो है, बैक्टीरिया जो किल्ड है, पर सरफेस एंटीजन सुरक्षित हैं, इसके सरफेस के एंटीजन सुरक्षित हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है, ठीक है, लाइव हो, एट्यूनेटेड हो, एट्यूनेटेड का मतलब होता है वीक, कमजोर हो, ठीक है, लाइव हो, एट्यूनेटेड हो, वीक हो, ठीक है, पर एकदम एक्टिव है, पर पैथोजेनिसिटी नहीं रखेगा, ठीक है। इस टाइप के किसी भी पैथोजन को अगर बॉडी में आप इंट्रोड्यूस करोगे, इसको या इसको, ठीक है, तो इस जैसी बॉडी में जाएगा तो इसका इंटरेक्शन किससे होगा, इसका इंटरेक्शन होगा हमारे बॉडी के इम्यून सेल से, लाइक बी लिम्फोसाइट, मान लो बी लिम्फोसाइट पर लगे हुए एंटीबॉडी से इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन होते ही ये बी लिम्फोसाइट क्या बना देंगे, मेमोरी एंड प्लाज्मा सेल। भाई प्लाज्मा सेल इस समय इसको जो अंदर आया था उसको खत्म कर देंगे, पर साथ में क्या बन गया, हमारा मेमोरी सेल बन गए, ठीक है। या देखो इतना अंतर होता है, किल्ड वाला लगाते हैं ना, किल्ड वाले से बहुत अच्छा इम्यूनाइजेशन है, मानो कुछ अमाउंट गया, प्लाज्मा सेल तुरंत खत्म कर दिया, तो मेमोरी सेल ज्यादा नहीं बन पाए, ठीक है, क्योंकि वो किल्ड था, ठीक है, पर सरफेस एंटीजन सुरक्षित थे। पर आपने लाइव वाले को एंटर किया तो लाइव वाला अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, कई सारे बनेंगे, ठीक है, इससे इम्यून सेल का खूब इंटरेक्शन भी होगा, तो मेमोरी सेल का अमाउंट क्या हो जाएगा, यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर मैकेनिज्म एक ही है, आप किल्ड या लाइव को जो बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो तो बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन होता है, मेमोरी और प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होता है और आपकी बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है। मींस बॉडी के अंदर उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी आ गई, मेमोरी सेल डेवलप हो गए, ठीक है। यही तो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन मेनली किस पर बेस्ड होता है, मेमोरी। अगर भाई वैक्सीनेशन ये तो नहीं सोच के लगवा रहे हो, ठीक है, कि भाई फ्यूचर के लिए तो लगवा रहे हो कि यार फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो, तभी तो आज मैं वैक्सीन लगवा रहा हूं, ठीक है। कोरोना की वैक्सीन क्यों लगवाई आपने, भाई फ्यूचर में कोरोना ना हो आपको, ठीक है। तो प्रोफाइलेक्सिस है, एक तरीके से बचाव है, एक तरीके से, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ट्रीटमेंट नहीं है, दिमाग में रखना, वैक्सीनेशन इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, ठीक है, ये एक बचाव है, फ्यूचर में वो चीज ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी बन जाए। अगर मेमोरी सिस्टम नहीं होता तो क्या वैक्सीनेशन काम करता, भाई बिना मेमोरी के क्या काम करना है, ठीक है, बेकार हो गया, वो तो आपने इंजेक्ट किया, खत्म हो गया, फ्यूचर में पैथोजन आएगा तो अब मेमोरी है नहीं, मेमोरी की वजह से फ्यूचर में अगर कोई भी पैथोजन एंटर कराएगा तो इस मैकेनिज्म के अंदर बहुत टाइम लगता है डिवीजन करने में, एक्टिवेट होने में। मेमोरी सेल तुरंत प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर के, यानी तुरंत ही एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन मेनली किस पर बेस्ड है, मेमोरी, यही कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन मेनली किस पर बेस्ड होता है, मेमोरी पर बेस्ड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन वैक्सीनेशन, अब भाई वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, एक तो एंटीजन, ठीक है, एंटीजेनिक कोई प्रोटीन हो, ये जैसे एंटीजेनिक प्रोटीन सरफेस पर लगे हुए होते हैं, और पैथोजन या इनएक्टिवेटेड पैथोजन हो, इसको हम वीक पैथोजन भी बोल सकते हैं, इसको हम एटीन्यूएटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, यही वैक्सीन होते हैं। इनको हम बॉडी में क्या करा देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और अंदर एंटर कराने के बाद ये मैकेनिज्म होती है, मेमोरी सेल बन जाते हैं और मेमोरी सेल फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट करते हैं, यही वैक्सीनेशन है, ठीक है।
तो एडवर्ड जेनर ने जो सबसे पहले बनाई थी काउपॉक्स की, वो लाइव लाइव समझ रहे ना भाई, जिंदा था वो तो, ठीक है, लाइव वैक्सीन थी, ठीक है, पर वो क्या था, क्रॉस रिएक्टिविटी हो गई, क्योंकि काउपॉक्स ह्यूमन में नुकसान करता नहीं था, ठीक है, पर ह्यूमन में उसने क्या बना दिया, ह्यूमन में मेमोरी सेल बना दी, पर वो मेमोरी सेल काउपॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, वही काउपॉक्स तो ह्यूमन को तो नहीं होगा, पर वो स्मॉल पॉक्स से बचा लेते थे, ठीक है। तो इस चीज को वो समझ नहीं पाए। ये समझे कौन इस चीज को, लुईस पास्चर। तब लुईस पास्चर ने सही मायने में उसको समझा, उन्होंने कहा अच्छा एडवर्ड जेनर ने ये काम किया था और ये लोग बड़ा फेमस हो गया, वो तो उसने क्या किया था उसको नहीं पता उसने क्या किया था। इन्होंने पूरी थ्योरी समझाई, क्योंकि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, कि एक्चुअल में ये मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से मेमोरी सेल डेवलप हो जाते हैं। काउपॉक्स के केस में भी ऐसा ही हुआ कि काउपॉक्स के एंटीजन जब एडवर्ड जेनर साहब ने किसी ह्यूमन में इंट्रोड्यूस किए तो उनके अंदर काउपॉक्स की मेमोरी सेल बन गई, पर वो काउपॉक्स की मेमोरी सेल बिल्कुल सिमिलर होते थे, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के मेमोरी सेल के, यानी क्रॉस रिएक्टिविटी दिखाते थे, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिल जाता था, जिसकी वजह से बॉडी इम्यूनाइज हो जाती थी, जो एडवर्ड जेनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसको उन्होंने लुईस पास्चर ने एक्सप्लेन किया। समझ में आया ये वाली बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्कवरी कैसी हुई और वैक्सीन क्या होता है, ठीक है। अब वैक्सीन को हम, वैक्सीन किस पर बेस्ड होते हैं, आप बोलोगे मेमोरी, अगर मेमोरी नहीं होगी तो वैक्सीन नहीं होगी, ठीक है। सारा खेल किसका है, मेमोरी का है, ठीक है। वैक्सीन में करते क्या है, बॉडी को आइडेंटिफाई कराते हैं। जैसे मानो एक शेर है, ठीक है, तो मुझे अपने गांव वालों को बताना है कि यार शेर आदमखोर हो सकता है, ठीक है, इंसान को खा सकता है। गांव वाले जानते नहीं शेर कैसा होता है, ठीक है। कोई जंगली जानवर आए सामने है, उस शेर को भी गाय समझ लेंगे और उसके पास चले जाएंगे, शेर मार के खा जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अपने गांव का वैक्सीनेशन करना है, मतलब अपने गांव के लोगों को आइडेंटिफाई कराना है शेर कैसा होता है। तो क्या करूंगा, एक तरीका तो क्या है, शेर को मारूंगा जंगल में, ठीक है, पर ऐसा मारूंगा कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ना बिगड़े। समझ रहे हो ना मेरी बात, बॉडी वैसे की वैसे रहे, और उस मरे हुए शेर को जिसकी बॉडी सरफेस जैसी थी वैसी ही है, गांव वालों के सामने लाके रख दूंगा, भाई ये है, ठीक है, ये है, ये डेंजरस होता है, अगर फ्यूचर में आपके गांव में आए तो उठा के घेर के मार लेना। मेमोरी बना लो अपने ब्रेन में, ये ऐसा होता है। तो ये तो क्या किल्ड वैक्सीन। अब दूसरा तरीका क्या है, मैंने शेर के बच्चे को उठाया, कोई जनरेशन तक एक ऐसे माहौल में रखा, समझ लो भेड़ बकरियों के बीच में, आजकल देखते भी होगे, ठीक है, जितने भी डेंजरस एनिमल्स होते हैं वहां आजकल बड़े बड़े रिसोर्ट्स में कंसेप्ट बन गया है, आपने देखा भी होगा। रिसोर्ट्स में आप जाते हो तो वहां एनाकोंडा के ऊपर आप लेट रहे हो, ठीक है, एनाकोंडा आपके संग खेल रहा है, लॉइन के संग आप सर, उसके माउथ में सर रख रहे हो, हाथ रख रहे हो, ठीक है, खेल रहे हो, ठीक है। तो दूसरे को लगेगा भाई क्या है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। पर वो क्या है, वो लॉइन देखने में लॉइन है, एनाकोंडा देखने में एनाकोंडा है, पर जब आपने उसको, समझ रहे हो ना मेरी बात, बिल्कुल अपने साथ रखा है बचपन से, तो उसकी जो, समझ रहे हो ना, वायरुलेंसी, पैथोजेनेसिटी खत्म हो चुकी है। समझ रहे हो, देखने में शेर है पर एक्चुअल में वो, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो डेंजरस नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन के साथ रहा है। तो ऐसे ही हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरस को हम कई जनरेशन तक ऐसे मीडियम में ग्रो कराते हैं जहां उसकी वायरुलेंसी, पैथोजेनेसिटी सप्रेस हो जाती है, ठीक है, उसको हम वीक, लाइव, एट्यूनेटेड, ठीक है, या इनएक्टिव पैथोजन बोलते हैं, जिनको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और जब बॉडी में वो जाते हैं तो, समझना मेरी बात, ऐसी शेर को मैं गांव में लेकर के आया था, तो शेर चल रहा था, मुंह फाड़ रहा था, दांत भी थे उसके, ठीक है, देखने में डेंजरस था। अब गांव वालों को मैंने उसको आइडेंटिफाई कराया, भाई पहचानो ये शेर है, तो वो चलता ऐसे है, देखो दहाड़ता ऐसे है, इसके नेल्स ऐसे हैं, टीथ ऐसे हैं, ठीक है, शेर को भी दिक्कत नहीं, क्योंकि शेर, समझ रहे हो, समझना मेरी बात, क्योंकि अब गांव वाले इसको आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाएंगे, बेटर तरीके से, इसलिए लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन ज्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है, किल्ड वैक्सीन से। एक बार समझ में आ गया होगा। अब गांव वालों को आइडेंटिफिकेशन होगा, फ्यूचर में रियल में अगर कोई डेंजरस शेर आएगा तो गांव वाले पकड़ के घेर के मार लेंगे, ठीक है, उसको तैयारी पहले से है, ये इस तरीके से मारना है। तो ये हो गया, आपने अपनी बॉडी को इम्यूनाइज किया, मतलब आइडेंटिफाई कराया, मतलब उसके अंदर मेमोरी जनरेट की कि यार एस टाइप का पैथोजन होता है, उसके लिए आप मेमोरी जनरेट कर लो, फ्यूचर में आए उसको घेर के मार लो, ठीक है। दिस इज नोन एज वैक्सीनेशन, सिंपल लैंग्वेज में जो हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो समझ में आया कि वैक्सीनेशन होता क्या है। अब आगे चलते हैं इसके बाद, यहां तक बताओ बेटा, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? क्यों सर, आपके पास मोबाइल नहीं है? मोबाइल वहां रखा था बेटा, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो।
हाँ। ओके, लोहेन की कहानी, मजा आ गया। चलो ठीक है, रियलिटी में ऐसा ही होता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर साहब की, मोबाइल रख दिया है मैंने अभी, एडवर्ड जेनर साहब की कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स का रिलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, वैक्सीन का एक्चुअल में जो फॉर्मेशन था वो तो लुईस पास्चर ने ही किया था, पर डिस्कवरी एडवर्ड जेनर की कहानी याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसी कहानी पता होनी चाहिए, साइंस रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एनसीईआरटी के हिसाब से दो क्वेश्चन बनते हैं। वैक्सीनेशन किस पर बेस्ड होता है? मेमोरी। वैक्सीन होती क्या है भाई? या तो किल्ड हो, या लाइव एट्यूनेटेड, या वीक भी बोलते हैं इसको, पैथोजन, या उसका वो पार्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैं शेर को ना ला करके शेर की खाल को उतार के लाता, ठीक है, उस शेर की खाल में भूसा भर के तब गांव वालों के सामने लेके आता। यदि शेर नहीं है, वो शेर के सरफेस है, तो ऐसे हम कभी कभी पैथोजन को ना यूज करके पैथोजन के सरफेस एंटीजन को यूज करते हैं बॉडी में इंट्रोड्यूस करा करके मेमोरी जनरेट करने के लिए। तो एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है। ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन। ठीक है, यानी पैथोजन के सरफेस एंटीजन को भी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा करके आप क्या कर सकते हो? ठीक है, आप मेमोरी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये भी है, जैसे भाई कोविड शील्ड वैक्सीन, ठीक है, उसमें भी क्या किया है, एक तरीके से सब यूनिट वैक्सीन है। ठीक है, या कह सकते हो मतलब उसकी एक यूनिट यूज की है पर्टिकुलर, जो मेमोरी जनरेट करने के लिए होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर मेमोरी जनरेट हो जाए। ठीक है, तो होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन यूज नहीं की। अच्छा, होल ऑर्गेनिज्म समझाता हूं क्या होता है। ठीक है, होल ऑर्गेनिज्म का मतलब पूरा का पूरा आपने वायरस या बैक्टीरिया यूज कर लिया इम्यूनाइजेशन के लिए। सब यूनिट का मतलब है उसके उस भाग को, उस पार्ट को यूज किया जो एक्चुअल में मेमोरी जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बेसिक्स कंसेप्ट समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं समझाता हूं वैक्सीन के केस में होता क्या है क्या नहीं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, समझ में ऐसे आएगा। ठीक है,
ओहो, चलो कोई नहीं। ओपीवी दे सकते हैं उसके केस में, लाइव एटेंट बीसीजी भी इसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, ओपीवी, बीसीजी, इन्फ्लुएंजा लाइव एट्यूनेटेड है, ठीक है, एटसेट्रा। सब यूनिट वैक्सीन, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक तो एक टॉक्साइड, टॉक्साइड मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन्स। रिकॉम्बिनेंट की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स, होस्ट ईस्ट यूज किया था, ये क्वेश्चन आता है। टॉक्साइड इसमें आता है डी पी डीपी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, डीपीटी, 3 आ जाएंगे इसके अंदर। डी मतलब डिप्थीरिया, पी मतलब ठीक है पर्ट्यूसिस, टी मतलब टिटेनस, ठीक है। टॉक्साइड समझाता हूँ उसको भी मैं। डीएनए वैक्सीन, बस एक ही एग्जांपल है इसका तो अभी। पर एनसीईआरटी ने अभी इसकी बात की है, सेकेंड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन का एग्जांपल मैंने लिखा दिया, अभी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अब समझो मेरी बात, क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो अभी बताया मैंने 3 टाइप के तरीके थे बॉडी को इम्यूनाइज कराने के। एक तो हम कंप्लीट एनिमल को ही मार के सामने ले आए, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें, होल ऑर्गेनिज्म। उसमें भाई किल्ड एनिमल को यूज कर, किल्ड ऑर्गेनिज्म को बॉडी में इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ठीक है, एक तरीका ये है। या उसको वीक बना के, वीक एट्यूनेटेड, लाइव एट्यूनेटेड, समझना मेरी बात, या वीक या इनएक्टिव करके आप बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दो। पर दोनों केस में होल ऑर्गेनिज्म है भाई। फर्स्ट जनरेशन में हमने भाई इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, हम होल ऑर्गेनिज्म को यूज करते थे इम्यूनाइजेशन के लिए। 2 तरीके थे, या तो हम क्या करते थे, ठीक है भाई, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ा, वीक किया, एटीन्यूटेड किया, पर लाइट फॉर्म में बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत बेहतरीन इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे कई एग्जांपल भी दिए मैंने, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, ओपीवी आईपीवी शॉर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन आता है। ओपीवी 2 बूंद जिंदगी के, अमिताभ बच्चन का एड आता था, ठीक है, बच्चे के मुंह में 2 ड्रॉप डाले जाते थे, उसमें पोलियो का लाइव एट्यूनेटेड वायरस था, ठीक है। पोलियो वायरस जो था वो लाइव था, जिंदा था बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, लाइव एट्यूनेटेड होती है ओपीवी, ओरल पोलियो जो मुंह से पिलाई जाती है। एक इंजेक्टेबल आती है, इंजेक्टेबल आईपीवी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ये किल्ड होती है, ठीक है। वो तभी एक बार, मतलब अब तो नहीं आते, एम्स में खतरनाक लेवल क्वेश्चन आते थे पहले तो। अब तो खैर एम्स का सिलेबस ही बहुत सिंपल कर दिया है, एनसीईआरटी बेस्ड ही कर दिया है। पर एम्स का सिलेबस, ठीक है,
एम्स का सिलेबस मतलब एक बार नीट में कन्वर्ट कर दिया इसको, मतलब नीट का ही एग्जाम है, एक कॉमन एग्जाम है, सारी मेडिकल की सीट को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही एक तरीके से बेस्ड है, मतलब 100% एनसीईआरटी नहीं बोलते हैं, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी को फॉलो करेगा ये बोला गया है कि हाँ, पर ठीक है क्वेश्चन थोड़े बहुत तो अप एंड डाउन आते ही हैं, ठीक है, बट अभी जो सिनेरियो चल रहा है करंटली कोरोना की वजह से, तो एनसीईआरटी फॉलो होनी है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो बाहर आता ही है, 1-2 क्वेश्चन मान के चलो, 4-5 तक आ जाते हैं, पुराने लिटरेचर देखोगे। अब कल एग्जाम में देखते हैं कल कितने क्वेश्चन आते हैं बाहर, 2-4 आते हैं भी हैं, नहीं आते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट जो आपका 2022 होगा उसका क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। पर अभी इस साल तो गवर्नमेंट भी थोड़ा शांत जा चाहती है कि यार ठीक है, समझ रहे हो ना, कोरोना की वजह से बच्चों पर ज्यादा टेंशन ना डाला जाए, तो पेपर का स्टैंडर्ड तो इस बार बहुत आराम से ही आएगा। तो ओरल पोलियो वैक्सीन ध्यान रखना है आपको, लाइव एट्यूनेटेड होती है, जबकि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन किल्ड होती है, टाइफॉइड, रेबीज, कोलेरा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और आप याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, यहां पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा के अलावा, स्मॉल पॉक्स, ये तो हमने लिखा ही नहीं, वही एडवर्ड जेनर की खोज तो लिख दें अपनी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भी कैसी थी, लाइव, ठीक है, एट्यूनेटेड थी। तो 4 मैंने ये लिखा दी, 4 याद रखा दी, सफिशियंट है। टाइफॉइड, रेवीज, ठीक है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, कोलेरा, ये सब कैसे थे, किल्ड ऑर्गेनिज्म यूज करते थे इसके केस में। लाइव एट्यूनेटेड वीक इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म है ओपीवी। बीसीजी, बीसीजी देखोगा बच्चे का जब जन्म होता है, बर्थ होते ही, समझना मेरी बात, आप जब बाहर निकलते हो 1 दिन के बाद डॉक्टर आ जाता है इंजेक्शन लेकर के, भाई क्या करना है, वैक्सीनेशन करना है, तो पहला जो वैक्सीन लगता है, फर्स्ट वैक्सीन बेबी को लगता है हॉस्पिटल में ही, वो बीसीजी का होता है, ठीक है। बीसीजी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का वैक्सीन समझ लो, पर बचाता नहीं है, पर एक तरीके से एक मतलब समझ लो कि एक बनाया हुआ है जो छोटे मोटे इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ऑलरेडी है, पर वो माइकोबैक्टीरियम कह सकते हो एमडीआर हो चुका है, बट एक कॉमन वैक्सीन है, पर ये कह सकते हो कि बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकता है। पर आप सोचो ये वैक्सीन लग जाने की वजह से आप 100% टीबी से प्रोटेक्टेड हो गए ना, ठीक है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो टीबी डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, पर जब तक इम्यून सिस्टम बेहतर है आपको टीबी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक पहला जो वैक्सीन लगता है बीसीजी, और इन्फ्लुएंजा आप जानते हो, स्मॉल पॉक्स आपको पता ही है, एडवर्ड जेनर, ये सब लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है, आपको ना बस इसका एग्जांपल याद रखने हैं। फिर सेकंड हमने बात की थी, सेकंड जनरेशन, भाई इंसान थोड़ा समझदार हुआ, ठीक है, जनरेशन चेंज हुई, जनरेशन में हमने समझ में आया कि यार हम शेर को क्यों लेकर के आते हैं, ठीक है, हम शेर को मार के लाते हैं या हम लाइव शेर को लेकर के आते हैं, जरूरत क्या है, गांव वालों को पहचानी तो करानी है, तो शेर को लाने की जरूरत नहीं है, शेर की खाल को उतार लाओ, ठीक है, भाई आइडेंटिफिकेशन तो उसकी बॉडी से होगा ना, सरफेस एंटीजन से, तो सरफेस एंटीजन को हमने यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि भाई एंटीबॉडी का बाइंडिंग एंटीजन से होती है, एंटीजन तो सरफेस पे मिलने वाले प्रोटीन्स हैं भाई, ठीक है, तो जरूरत क्या होल ऑर्गेनिज्म को बॉडी में इंट्रोड्यूस करने की, बेहतर है सरफेस एंटीजन यूज करो। दिमाग में साइंटिस्टों के आया, ठीक है, तब तक बायोटेक्नोलॉजी भी आ गई थी, तो साइंटिस्टों ने सरफेस प्रोटीन को आइसोलेट करना चालू किया, ठीक है, और उनको बॉडी में इंट्रोड्यूस करना चालू किया, समझना, इनको हमने सब यूनिट वैक्सीन बोला, हमने होल ऑर्गेनिज्म को ना यूज करके उसके एक यूनिट को यूज कर रहे हैं फॉर वैक्सीनेशन। तब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई, तो साइंटिस्टों ने कहा बड़ा तामझाम क्यों कर रहे हो भाई, भाई ग्रो करा रहे हो पहले पैथोजन को, ठीक है, फिर उसके प्रोटीन को आइसोलेट करने में दम निकल जाती थी, इतना आसान नहीं, तो बहुत महंगी होती थी वैक्सीन, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई, दिमाग लगाया साइंटिस्टों ने, भाई इस एंटीजन को बनाने के लिए कोई जीन होगा, जीन ढूंढ लो, ढूंढ लिया जीन, जीन का रिकॉम्बिनेंट बना लो, भाई बना लिया रिकॉम्बिनेंट, किसी होस्ट में ट्रांसफर कर दो, ईस्ट का यूज किया था इन्होंने, ठीक है, होस्ट का यूज किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनी हुई वैक्सीन के लिए, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डाला, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डालते ईस्ट के अंदर हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन, ठीक है, का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ईस्ट से हमने उन एंटीजन को निकाला, वैक्सीन यूज करना चालू कर दिया। मार्केट में जो वैक्सीन लग रही है अभी की डेट में, वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन लग रही है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, होस्ट ईस्ट यूज किया, सस्ती इसलिए हो गई क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई इसके अंदर, आप लार्ज अमाउंट में इस वैक्सीन को बना सकते हो और कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि सब यूनिट है, ऑर्गेनिज्म तो यूज कर ही नहीं रहे हो ना आप। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आती है क्योंकि आप सब यूनिट यूज कर रहे हो उसकी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी में होस्ट कौन सा यूज किया, ईस्ट यूज किया, बेहतरीन वैक्सीन मिल गई आपको, ठीक है। चलो ये जो आप एनसीईआरटी में दे रखी है सेकंड जनरेशन हेपेटाइटिस बी,
थर्ड जनरेशन अभी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, पर मैंने लिखा दिया हेपेटाइटिस बी की थर्ड जनरेशन बन चुकी है, पता होना चाहिए आपको। पर अभी जो आएगा नीट में क्वेश्चन वो सेकंड जनरेशन पर आएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा कुछ पैथोजन ऐसे भी थे वो खुद तो कुछ नहीं करते थे, ठीक है, खुद पैथोजेनिसिटी नहीं करते थे, अंदर जाते हैं बॉडी में और अपने अंदर से टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिन, वो टॉक्सिन जाते हैं और सरफेस एंटीजन से बाइंड करके पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं, जैसे डिप्थीरिया, जैसे पर्ट्यूसिस, जैसे टिटेनस। टिटेनस के भी टॉक्सॉइड्स होते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, डिप्थीरिया में भी टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, पर्ट्यूसिस में भी, समझ रहे हो ना मेरी बात, टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस तीनों के टॉक्सिन्स टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा अगर हम इन पैथोजन के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करेंगे, समझ रहे ना मेरी बात, तो कोई फायदा ही नहीं निकलेगा, क्योंकि पैथोजन तो नुकसान ही नहीं कर रहा। नुकसान कौन कर रहा है यहाँ पर? टॉक्सिन्स बॉडी में जा जाकर के नुकसान कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन टॉक्सिन के अगेंस्ट वैक्सीनेशन किया। क्या किया, कैसे बनाए हम? भाई पैथोजन को इनएक्टिव करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम टॉक्सिन को निकालेंगे, इनएक्टिव करेंगे और बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब टॉक्सिन के अगेंस्ट बॉडी में क्या बन जाएंगे, मेमोरी सेल। अगर ये पैथोजन एंटर करेंगे तो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड बोलते हैं। तो टॉक्सॉइड इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, बॉडी में टॉक्सॉइड का कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि इनएक्टिव टॉक्सिन्स को टॉक्सॉइड बोलते हैं, मैंने लिख दिया। सभी यूनिट के अंदर टॉक्सॉइड होते हैं। टॉक्सॉइड क्या होते हैं, इनएक्टिव टॉक्सिन्स। इन्हीं बैक्टीरिया के हमने टॉक्सिन्स निकाल करके इनएक्टिव कर दिया, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया वैक्सीन। और मार्केट में एक वैक्सीन आती है डीपीटी के नाम से, इसमें 3 टाइप के टॉक्सॉइड मिले होते हैं, ठीक है, डिप्थीरिया के टॉक्सॉइड, पर्ट्यूसिस के टॉक्सॉइड और टिटेनस के टॉक्सॉइड। जो टिटेनस की ये वैक्सीन है, जो तुम एटीएस का इंजेक्शन लगवाते हो, वो वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन है, ठीक है। एटीएस का इंजेक्शन में तो क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन, उसमें तो एंटीबॉडी है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअल में वैक्सीन है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस के इनएक्टिव टॉक्सिन, जिनको टॉक्सॉइड बोलते हैं, ठीक है। इनको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिसके अगेंस्ट मेमोरी सेल बन जाते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, डीपीटी, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। तो सेकंड जनरेशन में साइंटिस्टों का दिमाग क्या आया कि अब हमें पूरा होल ऑर्गेनिज्म यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी यूनिट यूज करो या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर लो। जनरेशन चेंज हुई, लेटेस्ट जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन, इस पर काम चल रहा है। अब साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, अब क्या जरूरत है इन यूनिटों को बनाने की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। आप क्या कर रहे हो, डीएनए निकाल रहे हो, रिकॉम्बिनेंट बना रहे हो, फिर होस्ट ढूंढ रहे हो, फिर होस्ट में डाल रहे हो, फिर प्रोटीन बन रही है, उसको निकाल रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू फिर जाकर के वैक्सीन बन रही है, फिर इन ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। डायरेक्ट डीएनए को ही क्यों नहीं डाल देते हो ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अब साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया, आप उस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बना करके होस्ट में डाल रहे हो, डायरेक्ट डीएनए को उठा करके ह्यूमन में डाल दो, ह्यूमन में डीएनए जाएगा और कंटिन्यू उन प्रोटीन को बनाता रहेगा, ठीक है। और बॉडी के अंदर वो प्रोटीन बनेंगे तो बॉडी परमानेंटली इम्यूनाइज हो जाएगी, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। तो ये है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, इनको डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। डीएनए वैक्सीन का मतलब ऐसे वैक्सीन जिसमें हमने डीएनए को लिया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बनाया, ठीक है, और उठा करके क्या कर दिया हमने, ह्यूमन सेल में, इन पे काम चल रहा है, ह्यूमन सेल में इंसर्ट कर दिया। अब ये डीएनए हमारे डीएनए के संग टैग हो जाएगा, ठीक है, और कंटिन्यू वो प्रोटीन बनती रहेगी और उस प्रोटीन से हमारी बॉडी इम्यूनाइज हो जाएगी। सिंपल, द थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। इन पे तो बहुत काम चल रहा है आगे आगे, ईडिएबल वैक्सीन बन रहे हैं, खाने वाले वैक्सीन, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर ही हमने जीन इंक्लूड कर दिया है, फ्रूट्स को इनटेक करोगे आप वैक्सीनेट होगे, मतलब बहुत काम चल रहे हैं बहुत सारे। तो दिस इज थर्ड जनरेशन। तो अभी जो आप यूज कर रहे हो मेनली जो अवेलेबल है, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन मार्केट में अवेलेबल है, थर्ड जनरेशन पे काम चल रहा है। पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बन चुकी है थर्ड जनरेशन। तो वैक्सीनेशन कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। वैक्सीन की डिस्कवरी का मैंने बता ही दिया, वैक्सीन किस पर बेस्ड होती है, मेमोरी पर, ये मैंने बता ही दिया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में डिफरेंस क्या होता है, कुछ एग्जांपल इंपोर्टेंट लिखा दिए मैंने। फर्स्ट जनरेशन में किल्ड ऑर्गेनिज्म लिखा दिए, लाइव एटेंटिव फर्स्ट जनरेशन में आ गए, हेपेटाइटिस बी सेकंड जनरेशन में ध्यान रखना है, और इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को टॉक्सॉइड बोलते हैं, ठीक है, डीपीटी, एक याद रख लो, ये सेकंड जनरेशन हो गया। थर्ड जनरेशन अभी मार्केट में है पर अभी एनसीईआरटी में नहीं आई, इसीलिए मैंने थर्ड जनरेशन बताई दी, ठीक है। कुछ पूछा बच्चों ने क्या, बेटा हेपेटाइटिस का क्योर नहीं है, नहीं तो अभी भी गधों वाली बातें कर रहे हो, कौन है ये, ठीक है, रावत जी हैं। अरे रावत जी, अभी क्या समझाया मैंने आपको, मैंने समझाया वैक्सीनेशन क्योर, समझ रहे हो मेरी बात, वैक्सीनेशन प्रोफाइलेक्सिस है, फ्यूचर में वो बीमारी ना हो आपको, ठीक है। पर अगर हेपेटाइटिस हो गई तो उसका क्योर नहीं है, मतलब आप सोचो हेपेटाइटिस आपको एक बार हो गई तो आप 100% मुक्त हो गए ना,
अब आपको दवा खाने पड़ेगी हेपेटाइटिस की, लाइक इंटरफेरॉन या डिफरेंट टाइप के मेडिसिन लेने पड़ेंगे, बस इतना है, ठीक है। मेडिसिन मतलब आप ये नहीं कह सकते मैं हेपेटाइटिस फ्री हो गया, वायरस है, इनएक्टिव है, आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा रहेगा। अगर आपने जरा भी लापरवाही की तो वो एक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, बट टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम उसको इनएक्टिव फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत लोगों को हेपेटाइटिस भी हो रहा है, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। उस जमाना था जब इसका ट्रीटमेंट नहीं था तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की डेथ हुई थी, क्योंकि लिवर इन्फेक्टेड हो जाता था और खत्म हो जाता था मामला, ठीक है। बट आज की डेट में बहुत बेहतरीन इसका कह सकते हो, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप 100% क्योर नहीं है, 100% क्योर का मतलब है आप कह दो कि हमारी बॉडी के अंदर अब हेपेटाइटिस बचा ही नहीं, खत्म हो गया ना, पड़ा हुआ है, पर इनएक्टिव फॉर्म में हमने ऐसी मेडिसिन दे रखी है, और देखोगा पेशेंट को एक सिंगल टेबलेट लेने पड़ती है, वो लेता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो ट्रीटमेंट अलग चीज होती है, आप ट्रीटमेंट पूछ रहे हो, मैं प्रोफाइलैक्सिस बता रहा हूं, ठीक है, बुद्धि यूज करो, ठीक है। चलो रावत जी को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, समझ आ गया, ठीक है, डायमंड क्लियर, एनी डाउट? अरे स्टोरी के पीछे पड़ जाते हो, ठीक है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं नजर आ रहा मुझे। टॉक्सॉइड क्या पूछा बच्चे ने? हाँ बेटा, एलर्जी, एलर्जी में आ रहा हूं, एलर्जी पर ही आ रहा हूं मैं, ठीक है, टॉक्सॉइड क्लियर हो गया। बस थर्ड जनरेशन की यही दिक्कत है, थर्ड जनरेशन के केस में क्या हो सकता है, थर्ड जनरेशन के केस में फ्यूचर में एलर्जी हो सकती है, तभी अंडर काम चल रहा है, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर प्रोटीन बनेंगे, हो सकता है वो प्रोटीन एलर्जिक भी हो, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन का एक प्रॉब्लम है एलर्जी, यानी ये तभी तो बायोटेक्नोलॉजी की दिक्कत ही आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जहां पर भी हम डीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स को यूज कर रहे हैं, तो उनका एक साइड इफेक्ट है एलर्जी, ये बायोटेक्नोलॉजी की दिक्कत है। बीसीजी की फुल फॉर्म, बीसीजी मतलब होता है बेसिलस, ठीक है। देखो दो साइंटिस्ट थे, कालमेडीन एंड ग्विरिन, ठीक है, उसके नाम पर है इसका बेसिलस, बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिलस है, रॉड शेप है, और दो साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है, कालमेडीन एंड ग्विरिन, उसके नाम पे बीसीजी रख दिया गया है, ठीक है, इसलिए बीसीजी बोल देते हैं, बीसीजी फुल फॉर्म, ठीक है। ओके, बिल्कुल डीएनए पैथोजन का प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन आपको दिक्कत नहीं देगा ना भाई, प्रोटीन से नुकसान नहीं है आपको, आपको पैथोजन से नुकसान है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। डीएनए, आप पूरा डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप पैथोजन का वो डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो सरफेस प्रोटीन बनाता है। अरे बुद्धि क्यों नहीं लगा रहे हो भाई, ठीक है। आप बॉडी को वैक्सीनेट करने के लिए आपने पूरा वायरस का डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए अंदर नहीं डाला, आपने सिर्फ उतना डीएनए डाला जिससे सरफेस प्रोटीन बनते हैं। तो सरफेस प्रोटीन से थोड़ी नुकसान है आपको, आपको नुकसान पूरे वायरल प्रोटीन से है, पूरा वायरस। तो वायरस का कंप्लीट डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं किया आपने, आपने सिर्फ वो डीएनए यूज किया जो सरफेस प्रोटीन बनाता है, ठीक है। चलो ऑल क्लियर, फर्स्ट जनरेशन नहीं समझ में आया? अरे मिराज बेटा क्या समझ में नहीं आया? फर्स्ट जनरेशन सबसे सिंपल, एडवर्स जेनर के समझ में आ गया, जो तबेले में काम करते थे, और तेरे समझ में नहीं आया? कैसी बात कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का मतलब होल ऑर्गेनिज्म, उठा करके पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर करा देना, या मार के एंटर करा दो या उसको कमजोर करके एंटर करा दो, उसका इंटरेक्शन होगा बी लिम्फोसाइट से, बॉडी में मेमोरी सेल बन जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन पूरा ऑर्गेनिज्म ना यूज करो, समझ रहे हो, उसकी एक यूनिट यूज करो, सरफेस प्रोटीन, क्योंकि वही तो एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करते हैं, बस सब यूनिट, या उनके टॉक्सॉइड यूज कर लो जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, क्योंकि ये तीनों पैथोजन खुद कुछ नहीं करते, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो इनके टॉक्सिन को इनएक्टिव करके हमने टॉक्सॉइड बना दिए, और टॉक्सॉइड को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको समझ रहे ना मेरी बात, वैक्सीन की तरह काम करते हैं। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, भाई डीएनए वैक्सीन में आपने डीएनए, वो छोटा डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए डीएनए यूज कर रहे थे, उतना डीएनए यूज किया है बॉडी में एंटर कराने के लिए, ठीक है, जिससे होल ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में नहीं बनेगा, आपकी बॉडी में बस वो प्रोटीन बनेगा जो सरफेस प्रोटीन है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप सरफेस एंटीजन बना रहे हो, और डीएनए वैक्सीन में भी आप उस डीएनए को यूज कर रहे हो जो सरफेस एंटीजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो 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 चलो, IPV-OPV बताई तो थी, आई मतलब इंजेक्शन, ओ मतलब ओरल, PV पोलियो वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो इंजेक्शन से लगाई जाती हैं, ठीक है, उसमें
किल्ड वायरस होता है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी के लाइव एट्यूनेटेड वायरस को माउथ में डाला जाता है। आप समझ गए ना। जो फॉर्म आती है मार्केट में डीपीटी की फॉर्म में आएगा, ठीक है, लिखा हुआ। आईपीवी ओपीवी ऐसे लिखा हुआ आता है, तो वो फॉर्म लिख दी मैंने। अगर आपको मन करता तो लिख लो ओरल पोलियो वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। डीपीटी डिप्थीरिया परटूसिस ये डिसीज के नाम है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया ढंग से। बीसीजी में मैंने बता दिया था, बेसिलस कालमेटी ग्वेरिन साइंटिस्ट के नाम थे, इन दोनों ने मिलकर बनाया था, तो बेसिलस कालमेटी ग्वेरिन। चलो चलो, हिपेटाइटिस, कहीं भी टर्म आ जाए, हिप है, हिप्पो, हिप्पा, लिवर, हिपार मतलब लिवर। आपको शायद पढ़ा है नहीं, 11th का मैंने 11th का पढ़ाऊंगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हिपार मतलब होता है लिवर। हिपेटाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। सारे तो डिसऑर्डर में सब कुछ छुपा हुआ है, तभी तो टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो कभी मतलब डॉक्टर तो ही बन गए। हिपेटाइटिस, लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन, हिपार के अंदर आइटिस, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। और लिवर आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जानते हो ना। कहते हैं ना किसके जिगरे में कितना दम है, कहते हैं ना भाई जिगरे में दम का मतलब हार्ट में दम नहीं होता। पर गधे लोग होते हैं क्या कहते हैं, किसके जिगरे में कितना दम है, यहां हाथ मारते हैं। वो जिगरा यहां होता है क्या, जिगर मतलब लिवर। लिवर नीचे होता है, यहाँ पेट पर, ठीक है, नीचे की साइड में लिवर नीचे होता है। तो यहाँ ऐसे बोलना चाहिए किसके जिगरे में कितना दम है, ऐसे बोलना चाहिए। पर बोलते कैसे, ऐसे गलत बोलते हैं। यहाँ पर हार्ट होता है, ठीक है, जिगर नीचे होता है, लिवर को जिगर बोलते हैं, जानते हो ये वाली बात, ठीक है। कहते हैं ना मम्मी पापा के जिगर के टुकड़े हो, भाई हार्ट के टुकड़े होते हैं क्या, लिवर के टुकड़े होते हैं। 2 लोब होते हैं, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ठीक है। एक गाना भी सुना होगा, दिल जिगर नजर क्या है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो दिल को अगर अलग रखा है और जिगर को अलग रखा है, समझ रहे हो ना। कई बच्चे समझते ही नहीं है यार, वो दिल को ही जिगर समझ लेते हैं, ठीक है। दिल अलग है, जिगर अलग है, कंफ्यूज मत हो बेटा। चलो समझ आ गया, टॉक्साइड आ गया, चलो ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। तो जब भी कोई सामने किसी पंगा लेना हो तो ऐसे नहीं बोलोगे, कैसे बोलोगे, नीचे हाथ रख करके पेट पे हाथ मारोगे, देखते हैं किसके जिगरे में कितना दम है, ठीक है। तो दूसरा भी कहेगा वो पेट पे हाथ क्यों मार रहा है, क्योंकि लिवर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। अगर आपका लिवर परफेक्ट है तो आपकी बॉडी में दम होगा, क्योंकि आप जो खाओगे वो डाइजेस्ट होगा और बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। हार्ट तो पंपिंग मशीन है, उससे दम कहां आती है, दम लिवर से आती है। तभी तो कहते हैं लिवर मजबूत रखो अपना तो दम अपने आप आ जाएगी। आप किसी से ही पंगा ले सकते हो अगर लिवर मजबूत है तो, ठीक है। तो जिगरे में दम का मतलब है लिवर में दम, ठीक है। और उसी खतरनाक ऑर्गन को हेपेटाइटिस बर्बाद कर देता है। समझ में आ गया होगा। चलो 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 आगे चलते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एलर्जी, बस एलर्जी में अगर कंसेप्चुअल जाना चाहते हो तो एक पॉइंट ऐड करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आते हैं। भाई एलर्जी, जैसे देखो 2 इंसान है, ठीक है, पहले एलर्जी समझो, एलर्जी है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ठीक है। जैसे 10 पार्टिकल है, आप भी डस्ट में जा रहे हो, एक आपका फ्रेंड भी जा रहा है, आप जा रहे हो नॉर्मल ब्रीथिंग करते जा रहे हो, पर आपके फ्रेंड के अंदर डस्ट पार्टिकल गए तो उसको कंटिन्यू क्या हो गया, खांसी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हो गया और उसको शॉक लग गया और अटैक पड़ने से उसकी डेथ भी हो सकती थी, ठीक है। पर इनहेलर था, उसने स्प्रे किया, वो बच गया। ये क्या पूरी प्रोसेस क्या है समझाऊंगा हर चीज, ठीक है। तो अगर इन्वायरमेंटल, किसी भी इन्वायरमेंटल प्रोटीन या पार्टिकल के अगेंस्ट आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटाइज हो जाए, ठीक है, समझना मेरी बात। जैसे मानो 2 तरीके के बच्चे थे, एक बच्चा था आपने उसको खूब उल्टा सीधा बोला, वो मुस्कुराता रहा, ठीक है। आप खूब गाली दे रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, मुस्कुरा रहा है, ठीक है, और चला गया वो, ठीक है। एक बच्चा था बस आपने उसको देख ही लिया आंखें से, अब गुस्सा आ गई उसको, वो तूने देखा कैसे, तेरी ये सुनो ना मेरी बात, देख चालू कर दिया उसने अपना। तो क्या हो गया भाई, इसको हाइपर, कहते ना तू बड़ा बहुत जल्दी हाइपर हो गया, इतना जल्दी हाइपर सेंसिटाइज हो गया। तो बस यही एलर्जी है। अगर आपकी बॉडी के इम्यून सेल जरा से फॉरेन पार्टिकल या किसी भी प्रोटीन के एंटर करने की वजह से हाइपर सेंसिटाइज हो जाएं और रिस्पॉन्स दिखाना चालू कर दें, यही तो है एलर्जी, ठीक है। तो समझ लेना, अगर कोई बच्चा जरा बातों पर आग बबूला हो जाता है, ठीक है, मतलब लड़ना स्टार्ट कर देता है, तो समझ लेना वो क्या है, ठीक है, हाइपर सेंसिटाइज है। समझ रहे हो ना, वो बीमार है, वो मरीज है। और जो मुस्कुराता रहता है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम पर, तो समझो वो सही मायने में हेल्दी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा करे तो आप रिएक्ट मत करो, समझ जाओ भाई तू बीमार है, ठीक है,
बस इतना इतना समझो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा एलर्जी क्या है। अगर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी भी पार्टिकल के इंटरेक्ट करते ही हाइपर सेंसिटाइज हो जाए, एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है, ग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी, ठीक है, सिंपल समझ में आ गया होगा। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जिन, यानी आपका इम्यून सिस्टम जिन पार्टिकल के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स देता है वो सब एलर्जिन है। देखा होगा किसी को पॉलिन, पॉलिन समझते हो, पॉलिन, पॉलिन तो सब समझते हो, बॉटनी पढ़ रखे हो, ठीक है। जब पॉलिनेशन का टाइम होता है तो मतलब देखा होगा कई लोग भागते हैं इधर उधर, ठीक है, क्यों, यार पॉलिनेशन का टाइम हो रहा है, पॉलिन्स एयर में आ जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर के छींके आना स्टार्ट हो जाती है, जुकाम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको एलर्जी है। एलर्जी किसको होती है, ठीक है, जैसे आपने अपने बच्चे को शुरू से ही, ठीक है, घर में एसी, ठीक है, कार एसी, स्कूल बस एसी, स्कूल एसी, समझ रहे हो, बच्चे को कहीं निकलने नहीं दिया बाहर आपने, भाई बहुत ज्यादा केयर की उस बच्चे की बचपन से ही, तो क्या होगा, कभी ना कभी बच्चा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। जब एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आएगा, पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर, तो उसकी बॉडी उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुरंत अपना रिस्पॉन्स देना चालू कर देगी, दिस इज एलर्जी, ठीक है। तभी तो कहते हैं आज की डेट में बहुत बड़ी जनरेशन एलर्जिक होती जा रही है, क्योंकि वो हाइजेनिक करते हैं, भाई हाइजीन भाई बहुत सुरक्षा रखनी है, बच्चे धरती में गिर जाए धरती पे बिठाना नहीं है, धरती में ना उठाना नहीं है। पहले के बच्चे क्या होते थे, पड़े हैं धरती पर, ठीक है, कुछ भी गिर जाए उठा के खा ले रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। इतना तगड़ा उनकी बॉडी इतने टाइप के एंटीजन से इंटरेक्ट कर चुकी है कि बॉडी में हर टाइप की मेमोरी बनी है, तो बॉडी जानती है भाई इससे ये भी सबसे इंटरेक्ट कर चुकी है वो, तो बॉडी हाइपर सेंसिटाइज नहीं होगी। तभी तो कहते हैं जिसने जितने घाट का पानी पिया है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही वो ज्यादा शांत होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, धैर्य होगा उसके अंदर, समझ रहे हो। और जो उछलेगा, समझ रहे ना मेरी बात, फड़फड़ाएगा, समझ लेना मतलब, समझ गए ना मेरी बात। कहा जाता है ना कि अगर घड़ा भरा हुआ है तो झलकेगा नहीं, खाली घड़ा झलकता है, तो बस वही सिस्टम है, वही इम्यूनिटी पे एप्लीकेबल होती है सारी बातें, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जितना आपकी बॉडी एंटीजन से इंटरेक्ट कर लेगी उतनी ही बॉडी शांत रहेगी, जितना कम इंटरेक्शन होगा उतनी ही जल्दी वो एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाएगी, क्योंकि बॉडी के लिए वो अननोन पार्टिकल है, अचानक से बहुत दिनों बाद सामने आया तो एलर्जी। तभी तो सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर मैक्सिमम लोग एलर्जिक हो रहे हैं, ठीक है। जो ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी दे रखा है नीचे लाइन, ठीक है, मैं एनसीईआरटी भी ले लूंगा अभी, तो नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, अब 3 बातें ध्यान रखनी, एलर्जी होती क्या है, एलर्जिन क्या होते हैं, ठीक है, एलर्जी के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक ये क्वेश्चन आता है, ऑलवेज IgE बता भी चुका हूं, ठीक है। और एलर्जी के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, हिस्टामाइन, मेनली हिस्टामाइन, पर हेल्प कौन करता है, साथ में सेरोटोनिन भी इसमें हेल्प कर लेता है। मतलब एस्थमा के केस में सेरोटोनिन हिस्टामाइन दोनों ही होते हैं, ठीक है, ये दोनों एलर्जिक कॉजिंग होते हैं, ठीक है। और एंटी एलर्जिक ड्रग क्या होते हैं जो हमेशा एलर्जी केस में यूज किए जाते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं बेटा, एंटी हिस्टामिन होते हैं, एड्रेनलिन होते हैं, ये एंटी एलर्जिक ड्रग हैं जो इम्यूनिटी सप्रेसर होते हैं, एलर्जी केस में यूज किए जाते हैं। ये डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। पहला, एलर्जी क्या होती है, ठीक है, एलर्जिन्स क्या होते हैं समझा दिया मैंने, कौन सी एंटीबॉडी एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन से सब्सटेंस एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कौन से सब्सटेंस एंटी एलर्जिक होते हैं, ठीक है। जो स्प्रे लेते हैं लोग, ठीक है, एलर्जी केस में वो यही लेते हैं, ठीक है, क्या, स्टेरॉइड्स, ठीक है, लाइक एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिनेज, ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन भी काम करता है, साथ साथ में भाई इम्यूनिटी सप्रेसर कॉर्टिसोल भी होता है, कॉर्टिसोल भी क्या करता है, एक तरीके से इम्यूनिटी सप्रेसर, स्टेरॉइड के अंदर आता है, ठीक है, कॉर्टिसोल, ठीक है, ये भी इम्यूनिटी सप्रेसर होता है। तो ये सब क्या है, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, एंटी एलर्जिक सब्सटेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं समझाता हूँ एलर्जी एक्चुअल में है क्या। एलर्जी तो खत्म हो गया, एनसीईआरटी का तो कुछ है नहीं, इतना ही था। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर एलर्जी हो क्यों जाती है, जेनेटिकल भी होती है, मम्मी पापा को थी, ठीक है, उधर नानी वाले लाइनेज से आई, इधर मेरी मम्मी को हो गई है, पापा को हो गई, ठीक है, मतलब लाइनेज से आई, कैसे हो गई सर एलर्जी, कैसे मतलब हेरिडिटी मतलब जेनेटिकली हो सकती है। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन है, जब दिमाग लगाओगे तो आएंगे, फिर आप मुझसे पूछोगे, फिर मैं मिलूंगा नहीं आपको, ठीक है, हम आगे चैप्टर की बात कर रहे होंगे, डाउट आप डिस्कस करनी पड़े, तो मेरी कोशिश क्या होगी, जितने तुम दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे फ्यूचर में वो यहीं दौड़वा देते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं दौड़ा पाओगे, मुझे पता है आपकी लिमिट क्या है, ठीक है, उस लिमिट तक मैं यहीं पहुंचा देता हूं। जैसे मान लो
कि नॉर्मल रामू था, किसी का नाम हो तो बुरा मत मान जाना। अरे स्टमक क्यों बना रहे हैं इसका, ठीक है, ये नॉर्मल व्यक्ति है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी जो मास्ट सेल्स हैं या वैसोफिल भी याद कर सकते हो, ठीक है, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये नॉन सेंसिटाइज हैं। अभी सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ इनका, नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है। यह कह सकते हो नॉन एलर्जिक है, अभी इसमें एलर्जी नहीं हुई। ये हमने जो बनाए हैं, डायग्राम बनाया है किसका है, मास्ट सेल्स। अब समझो, नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है। अब केस सेकंड लेते हैं हम। ठीक है, ये एलर्जिक है, क्या अंतर होगा इसके अंदर उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो मास्ट सेल होंगे वो सेंसिटाइज होंगे, ठीक है। अब समझाता हूं पूरा कैसे होगा। मानो एक जीन था, लाइफ के किसी पड़ाव में इस जीन का एक्टिवेशन हुआ, जीन एक्टिवेट होगा तो इससे प्रोटीन बनेगी। ये खास टाइप की प्रोटीन थी। नॉर्मल केस में जो मास्ट सेल थे, नॉर्मल केस में जो मास्ट सेल थे बेटा, इन मास्ट सेल्स के अंदर क्या भरे थे, ग्रैन्यूल्स। ये नॉन सेंसिटाइज मास्ट सेल थे, पर लाइफ के भाई जेनेटिकली बात कर रहे हैं, भाई कोई जीन एक्टिवेट हुआ, एक ऐसी प्रोटीन बन गई, ठीक है, जो इन मास्ट सेल की सरफेस पर आकर के जुड़ गई, ये जुड़ गई। इस प्रोटीन का नाम था आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन। ये आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन आकर के क्या हो गए, लाइफ के किसी पड़ाव में मास्ट सेल की सरफेस पर आकर जुड़ गए। अब ये मास्ट सेल कैसे मास्ट सेल हो गए, दिस अ सेंसिटाइज मास्ट सेल। क्या हो गया, सेंसिटाइजेशन हो गया, सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल्स। अब ये इंसान नॉर्मल इंसान नहीं बचा, ये ऐसा इंसान हो गया जिसके मास्ट सेल सेंसिटाइज हो गए, क्योंकि इस पर आईजीई बाइंडिंग एंटीबॉडी बन चुके हैं। और ये एंटीबॉडी जब बन जाते हैं तो इसकी सरफेस पर कौन से एंटीबॉडी आ जाएंगे, आईजीई अपने आप आके जुड़ जाएंगे। वो आईजीई जिस का निर्माण फॉर्मेशन पर्टिकुलर एंटीजन की वजह से हुआ, कौन से एंटीबॉडी हैं, आईजीई जुड़ गए आकर के, ठीक है। मतलब इसको मान लो डस्ट पार्टिकल से एलर्जी थी, डस्ट पार्टिकल जब भी इसके ट्रैक में जाते थे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, उनसे इंटरेक्शन होकर के आईजीई का फॉर्मेशन हो जाता था, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब हुई, जब ये प्रोटीन बने, मास्ट सेल की सरफेस पर आ गए और मास्ट सेल कैसे हो गए, सेंसिटाइज हो गए। अब दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है, जब भी ये पार्टिकल अंदर आएंगे, जब भी ये पार्टिकल अंदर आएंगे, आईजीई से बाइंड करेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी पहले नहीं थे, अब बन चुके हैं, और अब एंटीबॉडी भी बन चुके हैं, और एंटीबॉडी मास्ट सेल से जुड़ भी चुके हैं, और मास्ट सेल सेंसिटाइज हो चुके हैं। जब भी पार्टिकल आएंगे, मास्ट सेल से जुड़ेंगे, तो क्या होगा, ये रप्चर हो जाएंगे, फटेंगे, तो ये रिलीज करना चालू कर देंगे क्या, इन ग्रैन्यूल्स को बाहर। इसको बोलते हैं हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। जब ये ग्रैन्यूल्स निकलेंगे तो आप जानते हो हिस्टामाइन क्या होता है, वेसोडायलेटर। देखा होगा किसी को एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है, वो एलर्जी हो गई, ठीक है, समझना मेरी बात। एस्थमा के केस के अंदर इट इज ऑल्सो एलर्जी। भाई एस्थमा में होता क्या है, देखो एस्थमा का केस देखो, एस्थमा के केस में रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है। हिस्टामिन क्या काम करेगा, जितने भी ब्लड वेसल्स होती हैं इन एलुलाई के अराउंड, उनको डायलेट कर देगा।
जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे बेटा, एल्वुलाई के जो एराउंड होते हैं, तो क्या होगा, मैंने इन्फ्लामेशन में भी बताया था, ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं तो इनका फ्लूइड कहां इकट्ठा हो जाएगा, एल्वुलाई के अंदर। तो एल्वुलाई में फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाएगा। जब भी हिस्टामिन रिलीज होगा, एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाएगा। पहला बात, फ्लूइड का डिपोजिशन होने से क्या होगा, फ्लूइड का डिपोजिशन होने से जो CO2 थी ब्लड में वो बाहर नहीं निकल पाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी। यानी ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, ब्लड CO2 लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब ब्लड CO2 लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था CO2 लेवल बढ़ने से आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है, ठीक है। इधर सीरोटोनिन भी रिलीज हो रहा है। सीरोटोनिन क्या काम करता है, ये आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। एक तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ रहा है और ट्रैक, मतलब समझो आपको तेज सांस लेनी है और ट्रैक को कोई दबा दे तो आप क्या हो जाएगा, सांस नहीं ले पाओगे, लेना चाह रहे हो पर ले नहीं पाओगे, दम घुटने से डेथ हो जाएगी। यानी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक तो नैरो हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा सीरोटोनिन की वजह से। फ्लूइड के डिपॉजिट हो जाने से ब्लड में, ध्यान रखना है आपको, CO2 लेवल बढ़ जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगी और अटैक आ जाएगा। इसको एस्थेमेटिक अटैक, एस्थमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, हम रेस्पिरेटरी का पार्ट है पर मैंने हिंट दे दी, ठीक है। पर यहां समझना, ये एक नॉर्मल व्यक्ति के जो मास्ट सेल होते हैं वो नॉन सेंसिटाइज हैं, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी का बाइंडिंग नहीं होगी क्योंकि प्रोटीन नहीं है। एक एलर्जिक पर्सन है, मानो जेनेटिकली है, जीन का एक्टिवेशन हुआ, कोई प्रोटीन बनी, जो एंटीबॉडी IgE बाइंडिंग प्रोटीन थी, ये मास्ट सेल्स की सरफेस से जुड़ गई। मास्ट सेल की सरफेस से जुड़ते ही IgE की बाइंडिंग हो गई। अब ये मास्ट सेल हैंड ग्रेनेड बन चुके हैं। जब भी कोई पार्टिकल आएगा जिस चीज से आपको एलर्जी हो, ठीक है, इनसे बाइंड करेगा, फट जाएंगे, लार्ज अमाउंट में हिस्टामाइन निकलेगा। और हिस्टामाइन तो आप जानते हो वैसोडाइलेटर होता है, वेसल्स को डायलेट कर देगा, फ्लूइड डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रेडनेस आ जाएगी वहां पर, जो एलर्जिक सिम्टम है। और अगर ये लंग्स में होता है तो हिस्टामिन सेरोटोनिन दोनों ही काम करेंगे, और दोनों ही काम करेंगे तो अटैक पड़ जाएगा। समझाई दिया पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है। तो ये एक्चुअल में कंसेप्ट है, ये NCERT है भाई। एलर्जी क्या होती है, एलर्जेंस क्या होते हैं, कौन सी एंटीबॉडी, कौन सी सब्सटेंस, हिस्टामिन सेरोटोनिन। और जब ऐसा होता है तो आपको इनहेलर लेना पड़ता है, मूवीज में देखा होगा, ठीक है। हीरो को अटैक पड़ता है एलर्जिक, ठीक है, या जो भी उसके फादर को पड़ता है, जो भी है, तो वो गिरता है तो उसको वो दरारें खींचता है तेजी से, दरार के अंदर उसको मिल जाता है एक इनहेलर और पंप मार करके नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है भाई, इनहेलर के अंदर वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्रोंकियो डायलेटर होते हैं, ठीक है। जो नैरो पैसेज नैरो हो गया था ना, ठीक है, उस पैसेज को रिलैक्स करते हैं। एल्वुलाई में जो फ्लूइड डिपॉजिट हो गया था उसका भी डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा, इससे वेंटिलेशन प्रॉपर हो पाए और आपको रिलैक्स मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें कह सकते हो कि पैसेज को और उसको यानी एक तरीके से एंटी एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं, या कह सकते हो ब्रोंकियो डायलेटर्स होते हैं, या कह सकते हो एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, सेरोटोनिन जैसे सब्सटेंस होते हैं जो कहीं ना कहीं एलर्जिक सिस्टम जो स्टिमुलेशन है उसको सप्रेस करने का काम करते हैं। समझ में आई या नहीं आई? एलर्जी वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ फटाफट। पहली बार पढ़ा है, बिल्कुल। आपको बहुत सारी चीजें पहली बार ही मिलेंगी, जहां क्योंकि कंसेप्ट कोई पढ़ाता ही नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, कंसेप्ट कोई पढ़ाता नहीं है। वो तो मैं R&D का हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, दिमाग में वही चीज़ें घुसी पड़ी हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी पूरी रिसर्च ही इस फील्ड से हूँ, ठीक है। तो जब तक मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि बच्चा, जब मैं फील्ड में आया तो देखा मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो मुझे भी लगा यार कंसेप्ट क्यों नहीं बता रहे हैं, और ट्रेंड बन गया था बायोलॉजी मीन्स रटना, बायोलॉजी मीन्स रटना। मैंने कहा मेन सब्जेक्ट जिसमें बच्चा डॉक्टरी करेगा और आगे जाके परफेक्ट डॉक्टर बनेगा, ठीक है, उसको भी रटना रटना रटना। क्या मतलब है रटना? भाई रटने का है, आप बताओ रटने का कहीं है? आप ही मुझे बताओ, कहीं रटने का आपको लगता है कि हाँ सर रटने का है, ठीक है? मुझे तो नहीं लगता यार कहीं रटने का सब्जेक्ट है, ठीक है। और रटने का होता है डॉक्टर कोई खेल है यार, भगवान समतुल्य है जो इंसान की बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहा है। क्या रट्टू तोता बन के कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता भाई, ठीक है। सर्जरी करनी है, इतनी सारी चीजें करनी है, इतनी सब चीजें, ठीक है, रटने से काम नहीं बनेगा। कंसेप्ट भैया, कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। तो आपको कई चीजें लगेंगी, यहाँ पहली बार पढ़ रहे हो पर कंसेप्ट है भाई, ठीक है। मैं सच कर रहा हूँ, तुम जो MBBS करोगे मिस करोगे मुझे 100%। बच्चे मुझे बोलते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता था, बच्चे बोलते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं जहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। MBBS के अंदर मतलब वो सीनियर्स आते हैं जो भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, करके निकल जाते हैं जो भी है, तो बच्चे मिस करते हैं कि सर वो कंसेप्ट मिस कर रहे हैं, पर ये काम आते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ बस आपके अंदर, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं बस आपके अंदर चेंज चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को पढ़ना सीखो, ये ट्रिक आप सीखो, ठीक है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, वो आप सिलेक्शन के बाद सीखोगे सब चीज़ें, ठीक है।
जूलॉजी तो बहुत खतरनाक करनी है मुझे, 11 छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत करना, 11 का भी पूरा फील कराऊंगा, पूरा दिमाग में सेट करूंगा, ठीक है। चलो 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 चलो, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ ठीक है, पता है मुझे खाने का टाइम हो रहा है आपका, ठीक है। एलर्जी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऑटो इम्यूनिटी में कुछ है नहीं, इतना ही है, मैं दो लाइन का है, मतलब मीन समझाने वाला पॉइंट खत्म हो गया। आप सुन लो, आज मैं वो नहीं करा रहा, एनसीईआरटी नहीं करा रहा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब पढ़ लेना आज, ठीक है। पहले मैं कुछ समझा दूं, क्योंकि एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा, सब एनसीईआरटी की लाइन है, पूरी एनसीईआरटी लेके चल रहा हूं मैं, कंसेप्ट सारे समझाता जा रहा हूं जिनसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सब आपको सॉल्व हो जाएंगे सारे, जो मैं बनवा रहा हूं, जो लाइन लिखा रहा हूं। ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून मतलब होता है अपने हुए पराये, बस एक लाइन याद रखना, अपने हुए पराये मींस जब अपने ही एंटीबॉडी, अपने ही एंटीजन को पराया समझ के मारना स्टार्ट कर देते हैं, तब स्टार्ट होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। यानी अपने हुए पराये। एक्चुअल में साइंटिस्ट जब मैंने देखा, एनसीईआरटी में दे रखा है, लाइन ही बता दे रहा हूं मैं, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट, वही हायर वर्टिब्रेट में होती है, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, मतलब इसमें एबिलिटी होती है डिफरेंशिएट करना कि अपना कौन है और फॉरेन पार्टिकल कौन है, डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम सेल्फ सेल आइडेंटिफाई कर लेती है। पर ये किस पर बेस्ड है ये साइंटिस्टों का भी नहीं पता, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जेनेटिकल बेस्ड है, कुछ लोग कहते हैं कुछ बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत सुपर कंसेप्ट है अपने हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर, हर किसी के पास नहीं, हायर वर्टिब्रेट में ये चीज आई, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश करना, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है, जो किस पर बेस्ड है, CMI, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजिकल डील विद दिस, ठीक है, एस्पेक्ट टू सम टाइम, ठीक है। अब क्या क्या है, ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन, भाई एक तो जेनेटिकल भी हो सकता है, अदर अननोन रीजन है, पता नहीं अभी, ठीक है, कि एक्चुअल में कैसे क्या होता है। द बॉडी अटैक सेल्फ सेल, ठीक है, द बॉडी अटैक सेल्फ, अब बात कर रहे हैं बॉडी सेल्फ सेल पे अटैक क्यों करती है, ठीक है। एक्चुअल में इसके दो रीजन है, एक तो जेनेटिकल है, सेल्फ सेल्फ पे अटैक करना, और एक अननोन है, पता नहीं है, ठीक है। या ऐसे समझो, जीन में कोई चेंज हो गया, जीन में चेंज हो गया तो उससे बनने वाले प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, प्रोटीन में चेंज हो गया तो भाई बॉडी के इम्यून सेल उस नई प्रोटीन को तो जानते नहीं है, उसके अगेंस्ट वर्क करना चालू कर देंगे। एक तो ये तरीका है, ये जेनेटिकल हो गया। अननोन का मतलब है अगर बॉडी में कुछ चेंज आया, डिफॉर्मिटीज हुई, ठीक है, उस पर काम चल रहा है, तो बॉडी में नए प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, वो भी है तो जेनेटिकली पर किसी कारण से, ठीक है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता क्या है भाई, मैंने बताया भी था एक बार कि आपके जो नीज होते हैं, अच्छा उसमें ह्यूमन हेल्थ, उसमें सॉरी उसमें फिजियोलॉजी में आएगा, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के अंदर, कि आपके जो नी होते हैं, नी के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के में कुछ प्रोटीन, कुछ चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस की वजह से हमारे एंटीबॉडी, समझना, उन नए प्रोटीन के अगेंस्ट वर्क करना चालू कर देते हैं, तो वहां पर इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है नीज के अंदर, ठीक है। और धीरे धीरे वहां कुछ पार्टिकल्स बन जाते हैं, इनको पेनस पार्टिकल बोलते हैं, जिसकी वजह से नी आपस में उन पार्टिकल के बीच में घूमने चालू कर देते हैं और उनकी हेड खराब हो जाते हैं। इसको रिमोटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। अगर समय से ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये एक ही एग्जांपल दे रखा है, पर आप तो बहुत सारे जानते हो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जैसे हाशीमोटोज डिसीज, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, ढेरों सारे, ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो अपने ही इम्यून सेल के हाइपर होने की वजह से अपने ही सेल को डिजेनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑल आर ऑटो इम्यून। और आज की डेट में, रियल टाइम बता रहा हूं मैं, आज की डेट में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज होता जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ऑटो इम्यूनिटी बस इतना है, कौन सा डिसऑर्डर है, मेन दो, एक अननोन रीजन है इसका, मतलब अपने ही सेल के अगेंस्ट अपने ही एंटीबॉडी वर्क करना चालू करते हैं, दिस इज नोन एज ऑटो इम्यून। बस एक लाइन है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, चलो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, ठीक है। बस एक लाइन का, ये भी कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, दो लाइन में खत्म करता हूं, फिनिश है। इम्यून सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो उसमें टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन ही मेन समझने का है, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, बस दो लाइन का है, खत्म, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड
ऑर्गन्स। क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, बस एक ये भी तो 2 मिनट का है, तो इंटरेस्टिंग अगर चीज पढ़नी है तो थोड़ा टाइम बस दे दिया करो मुझे, ठीक है, तो फिर हड़बड़ाहट में मामला बिगड़ जाता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी, भाई प्राइमरी कौन होते हैं, किसके बेस पर हमने प्राइमरी सेकेंडरी डिवाइड किया, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप बोलोगे प्राइमरी वो होते हैं जहां फॉर्मेशन, मैचुरेशन, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। अगर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन जहां पर भी होता है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जांपल क्या है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं 2 एग्जांपल ध्यान रखने, एक तो ठीक है, पहला एग्जांपल ध्यान रखना, बोन मैरो के अंदर सारे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, ठीक है, और मैचुरेशन होता है एक्सेप्ट टी का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, पर डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन थाइमस में। इसलिए थाइमस को भी प्राइमरी बोला है क्योंकि थाइमस में क्या होता है, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो में सब कुछ होता ही है, ठीक है, तो बस मेनली थाइमस का केस है, बोन और थाइमस ये प्राइमरी में आएंगे। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर ध्यान रखना है, इंटरएक्शन ऑफ एंटीजन विद लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट और एंटीजन का इंटरेक्शन जहां पर होता है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। जैसे बस एग्जांपल लिखा रहा हूं, कुछ भी नहीं, एग्जांपल में आपको पता है, ठीक है, स्प्लीन जहां लिम्फ होगा, लिम्फ नोड बस जहां लिम्फ होगा वहां इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जैसे पेयर्स पैचेस, जैसे माल्ट, एक और लिख दूं वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स, जैसे माल्ट MALT, माल्ट के बारे में आगे भी लिख देता हूं मैं, MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, म्यूकोसा में मिलने वाले, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में मिलने वाले टिश्यू, ठीक है, जो 50% होते हैं, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। ये सब 11th का पार्ट है, 11th में हम बहुत अच्छे से ब्लड में पढ़ा देते हैं बेटा कि बोन मैरो के अंदर सारे लिम्फोसाइट बनते हैं, पर थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेस, वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स, माल्ट, ये सब ध्यान रखना है आपको, लिम्फोइड टिश्यू हैं। स्प्लीन आप जानते हो स्टमक के नीचे होता है, लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, हाँ, सब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के अंदर लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं उनको पेयर्स पैचेस बोलते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। माल्ट आपकी म्यूकोसा में मिलने वाले लिम्फोइड टिश्यू हैं जो पूरी म्यूकोसा में देखने को मिलते हैं, यानी हमारी गट में देखने को, एलिमेंट्री कैनाल में देखने को सब मिलते हैं। ये भी एलिमेंट्री कैनाल, ये भी एलिमेंट्री कैनाल, ये भी एलिमेंट्री कैनाल, ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये स्टमक के नीचे स्प्लीन, तो सब ऐसे पार्ट है जहां लिम्फ भरा हुआ है, और जहां लिम्फ होगा, लिम्फ इज अ साइट ऑफ, ठीक है, कह सकते हो स्टोरेज ऑफ WBC, ठीक है, या कह सकते हो जहां पर एक्चुअल में एंटीजन और एंटीबॉडी का या इंटरेक्शन होता है, लिम्फोसाइट का और एंटीजन का इंटरेक्शन होता है।
तो कोई भी पैथोजन कहां से एंटर करेगा, गट से एंटर करने की कोशिश करेगा, तो वहीं बॉर्डर पर लगे हुए हमारे सोल्जर्स, ठीक है, यदि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, जहां इंटरेक्शन होगा एंटीजन विद लिम्फोसाइट, ठीक है, जिसमें जो माल्ट हैं हमारी गट की म्यूकोसा में मिलने वाले लिम्फॉइड टिश्यू, गट की म्यूकोसा में मिलने वाले लिम्फॉइड टिश्यू, ये इतने ज्यादा होते हैं कि टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का 50% अकेले माल्ट ही होते हैं, ठीक है। और डायग्राम के अंदर थाइमस के डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, थाइमस की पोजीशन दिखा रखी है, पोजीशन ऑफ थाइमस, अब आगे ऐसा लगेगा कि बैकबोन में थाइमस होती है ना, थाइमस आपका नियर द हार्ट होती है, ठीक है, जो आपका स्टर्नम होता है ठीक उसके बिहाइंड होती है, इरेगुलर लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एज के बढ़ने के साथ साथ इसका साइज रिड्यूस होता जाता है, और इसी के अंदर ध्यान रखना है आपको टी सेल का मैच्योरेशन होता है, इसीलिए एज बढ़ने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती जाती है, ठीक है। फिनिश फिनिश फिनिश, एनसीईआरटी तो आज करा नहीं रहे, मतलब पूरी एनसीईआरटी मैंने करा दी है, बस आपको दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये सब कुछ करा दिया है, इसलिए एनसीईआरटी सामने रखी थी, ठीक है। तो अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, यहां तक बताओ। स्प्लीन बता दो, बताऊंगा, ब्लड में 11th का पार्ट है, ब्लड में स्प्लीन को हिंदी में, ठीक है, प्लीहा भी बोलते हैं, स्टमक के नीचे होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, समझ रहे हो, इसमें आरबीसी का स्टोरेज भी होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, या आरबीसी की कब्रगाह भी है, क्योंकि यहाँ मैक्रोफेज होते हैं जो आरबीसी को किल करने का काम करते हैं जब उनकी एज पूरी हो जाती है, ठीक है। इसमें लिम्फ भी होता है, इसमें ब्लड भी होता है, ठीक है, इसलिए इसके अंदर व्हाइट पल्प भी होती है, रेड पल्प भी होती है स्प्लीन के अंदर, ठीक है, एक ऑर्गन है, ठीक है, जो हम ब्लड में लिम्फेटिक सिस्टम में इसको पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो 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 सर, मजा आ गया, ओके ओके ओके, तो यहां तक एकदम आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। फिर भी कुछ छोटा मोटा बचेगा तो मैं कल एक बार रिवीजन और करा दूंगा उस लास्ट वाले पार्ट का, ठीक है। लास्ट में कुछ है नहीं, ये ब्लड एक्चुअल में 11th वाला पार्ट था, वहां मैं बहुत डिटेल में कराता हूं उसको, तो यहां बस फ्लो डायग्राम बनवाता हूं, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी जहां पर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन, फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन, तो दो ही जगह हैं, बी लिम्फोस, बोन मैरो और थाइमस, बोन मैरो में सब बनते हैं, सबका मैच्योरेशन होता है, बस टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन मैरो में नहीं होता, उसके लिए थाइमस में होता है, इसलिए थाइमस को भी हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में छोड़ा रखा। इसके अलावा जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं ऑल आर सेकेंडरी, जहां पर इंटरेक्शन होता है, बस एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, खत्म। चलो चलो, बिल्कुल सही बेटा, नीट का एग्जाम है, जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, ठीक है, जो ट्रायल कर रहे होंगे 12th के साथ साथ, ठीक है, उनके लिए ऑल द बेस्ट बेटा। वैसे तो आपके लिए 2022 के लिए खतरनाक बेस्ट विशेष के साथ, क्योंकि आप फोड़ने वाले हो 22 कितने मजबूत हो जाओगे 2022 के लिए, तो बस मजेदार, ठीक है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, अब मिलते हैं हम लोग, आज सैटरडे है, कल एग्जाम है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मिलते हैं फिर, ठीक है, ट्यूसडे को। ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट।